हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ऐसे राइटिंग देखेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। कैसे यूपीएससी में ऐसे आपको लिखना चाहिए, क्या क्या उसकी डायमेंशंस है, यूपीएससी क्या मांगती है अपने ऐसे में, और आपको अपने से क्या चीज़ें उसमें डालनी चाहिए जिससे कि ऐसे आपका बहुत ही खूबसूरत और कोहेरेंट लगे। और ऐसे की यूटिलिटी हर आदमी को होनी चाहिए, चाहे वो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी पब्लिक स्पीक होती है या कोई भी आपको, तो उसमें ना थॉट्स को आप कोलेट करते हो, उन थॉट्स को फिर अरेंज करते हो, फिर उन थॉट्स को बोलते हो या फिर उन थॉट्स को लिखते हो। तो ये एक आर्ट है, तो ये आर्ट आपको आनी चाहिए इररेस्पेक्टिव। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में तो ऐसे मांगते ही हैं वो, ठीक है। तो आपको ये पूरा लेक्चर देखना चाहिए। तो यूपीएससी अपने ऐसे में क्या मांगती है, ठीक है। तो दो 8 टॉपिक्स रहते हैं उसके, 8 में से 2 ऐसे लिखने रहते हैं, 4-4 के पोर्शन में रहते हैं, 4 में से 1, 4 में से 1, तो 2 ऐसे लिखने रहेंगे यूपीएससी में, ठीक है। और एक ऐसे के नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो 1000 से लेके आपको 1200 वर्ड्स तक लिखने हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको नियरली मतलब 2200 टू 2500 वर्ड्स तक लिखने हैं। अब ये वर्ड्स जो है ना वेरी कर सकते हैं, कई लोग बोलेंगे कि नहीं वेरी नहीं कर सकते, वेरी कर सकते हैं वर्ड्स, कि आपकी एक पेज में लिखने की कैपेसिटी कितनी है ये उस पर डिसाइड होता है। कि जैसे आप पहले गिनो, यूपीएससी ने कितने पेजेस दिए हैं, लाइक जैसे 6 पेज दिए हैं और आप एक पेज में 100 वर्ड्स लिखते हो, ठीक है। तो आप आगे पीछे करके 1200 वर्ड्स एट मैक्स लिख सकते हो। तो आपको ये पहले से ही थॉट में रखना है कि मुझे कितने वर्ड्स का ऐसे लिखना है। अगर आपकी राइटिंग बड़ी है, आप जो है उसमें 80 वर्ड्स लिख पाते हो एक पेज में, तो आप जो है 1000 वर्ड का ऐसे लिखोगे। तो इस तरीके से आप डिसाइड करोगे। और कई बार क्या होता है कि यूपीएससी जो है 6 पेज देने के बजाय 5 पेज दे देती है, तो उस केस में फिर और गड़बड़ा जाता है हिसाब किताब, आपका कंक्लूजन छूट जाएगा। तो ये चीज आप पहले से गिन के रखना कि कितने पेजेस हैं और एक पेज में मैं कितना लिखता हूँ, और उस हिसाब से आप अपने नंबर ऑफ वर्ड्स डिसाइड करना। बाकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, कैसे पेजेस को डिवाइड करना, वो मैं बताऊंगा आगे। तो यूपीएससी चाहती क्या है पहले इस पे देख लेते हैं। तो अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन। अभी ऑर्डरली फैशन क्या है इस पे बात करेंगे। कंसाइसली, राइट, कंसाइसली, कंसाइसली क्या है इस पे बात करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को मार्क्स दिया जाएंगे। अब इसका क्या मतलब होता है इफेक्टिव एक्सप्रेशन एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे। तो गुड ऐसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे तो हमने देख लिया, यूपीएससी ने बोला है कि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, कोहेरेंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट एक्सप्रेस एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोहेरेंट है, एक्सप्लेनेटरी है, स्पेसिफिक है, ओरिजिनल है। मतलब कहीं से ज्यादा तुम्हें मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ऑथर्स ऑथर्स नहीं लिखने हैं, ना किसी टॉपर्स की ज्यादातर लाइंस लिखनी है। एनालिटिकल होना चाहिए एंड इट शुड बी होलिस्टिक। कंप्लीट ऐसे होना चाहिए, मतलब एक एस्पेक्ट्स को पूरी तरीके से आपने हर डायमेंशन से कवर किया होना चाहिए। तो अब ये कैसे कवर किया जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये क्वालिटीज हैं एक ऐसे में यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जामिनर लुक फॉर करता है। तो 3 बेसिक चीज हैं गुड ऐसे की, ठीक है। जब आप राइट करते हो तो वो तो हैं क्वालिटीज किसी भी ऐसे की। तो जब आप राइट करते हो एक्चुअल में, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को आती है। तो पहला है स्ट्रक्चरिंग, दूसरा है किस तरीके से ऐसे को ब्रॉड बनाया जाए, किस तरीके से ऐसे के जो डिफरेंट डायमेंशन है उनको इंटरलिंक किया जाए, ठीक है। तो दूसरी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यही मेजर 3 प्रॉब्लम है हर एस्पिरेंट्स को फेस करने को मिलती है, और जिनके ऐसे उतने अच्छे नहीं रहते हैं तो यही दिक्कत उनमें होती है, ठीक है। और शॉर्टनेस एंड क्रिस्प पैराग्राफ। अब कई लोग क्या होते हैं कि लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, पूरे एक पेज में एक पैराग्राफ लिखते हैं, या फिर जो है 1/2 पेज में एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो कैसे एक पैराग्राफ को शॉर्ट किया जाए और उसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी डाल दी जाए एट द सेम टाइम, तो वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग तो टास्क है ही है, फिर किस तरीके से हर डायमेंशन कवर करी जाए और हर डायमेंशन को इंटरलिंक किया जाए, तो ये 3 टास्क आपने सीख लिए, तो आप एक बहुत अच्छा यूपीएससी का ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि स्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है। स्ट्रक्चरिंग का ये मतलब होता है कि जैसे आपके 12 पेज हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पेज है, तो ऐसे करके 12 पेज हैं। तो आपको एग्जैक्टली ऐसे लिखने से पहले ही ये पता होना चाहिए कि पहले पेज में आपको क्या लिखना है, दूसरे पेज में आपको क्या लिखना है, तीसरे पेज में आपको क्या लिखना है, चौथे पेज में क्या लिखना है, पांचवें पेज में क्या लिखना है, और किस तरीके से 12 पेजेस को आप डिवाइड करेंगे कि पहले 2 जो पेज हैं उसमें मेरे को इंट्रो लिखना है, फिर नेक्स्ट के जो मेरे 10 पेज हैं उसमें मेरे को बॉडी लिखनी है, ठीक है।
फिर इसके अलावा जो मेरे 2 पेज हैं उसमें मेरे को कंक्लूड करना है। और ये जो 2 पेज हैं जो कंक्लूजन के और इंट्रो के, इनमें भी 2 पेजों में किस तरीके से पैराग्राफ डिवाइड करने हैं। बॉडी को भी आप ब्रेक करोगे 4 से 5 पार्ट में, कि जैसे 5 पार्ट में आपने ब्रेक किया 2-2 पेजेस के, तो इन 2 पेजेस में मेरे को ये वाली डायमेंशन कवर करनी है, इन 2 पेजेस में मेरे को ये वाली डायमेंशन कवर करनी है, इन 2 पेजेस में मेरे को ये वाली डायमेंशन कवर करनी है। ठीक है, ये पहले से आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये जो डायमेंशन आप कवर करोगे, इनमें भी 4 पैराग्राफ लिखने हैं, और इन 4 पैराग्राफ में मैं इस तरीके के एग्जांपल डालूंगा, इस तरीके से अपने आर्गुमेंट सेट करूंगा। तो ये सब चीजें आप करते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग में। लोग कहते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें, ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करना है उससे पहले ये जान लो करना कैसे है, मतलब क्यों करी जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। कई लोग समझते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए करी जाती है ताकि ये आइडियाज ले ले, ब्रॉडनेस, इंटरलिंकेज, या फिर जितने भी एग्जांपल्स आप एक जगह लिख लो, ये कर लो ना। मेरे हिसाब से ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होती है कि जो 12 पेजेस आपको मिले हैं या फिर 10 पेजेस आपको मिले हैं, इन 10 पेजेस में किस तरह का कंटेंट घुसेड़ना है और कौन से पेज में कितना लिखना है, ये डिसीजन आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया तो आपका या तो कंक्लूजन छूट जाएगा, या इंट्रोडक्शन 3 पेज का हो जाएगा, या फिर छोटा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, या बॉडी में क्या है कि एक डायमेंशन ओवर कवर हो जाएगी, एक डायमेंशन छोटी पड़ जाएगी, एक डायमेंशन में आपने बहुत ज्यादा लिख दिया, एक डायमेंशन में कम लिखा, तो वहां पे ना कोहेरेंसी गड़बड़ हो जाती है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको पहले करनी है, ठीक है, कि ये जो 10 पेज हैं मेरे पास या 12 पेज हैं, इन 12 पेजेस को मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगा, ठीक है। और एक डायमेंशन जो एक पेज है ना, उसमें 2 पैराग्राफ के आसपास आपके होने चाहिए, 2 से 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हो, बट 2 पैराग्राफ्स आर मोर देन सफिशिएंट। तो एक पेज में अगर आप 2 पैराग्राफ लिख रहे हो, तो टोटल अगर 12 पेजेस हैं तो कितने पैराग्राफ लिखोगे, 24 पैराग्राफ लिखोगे। 4 पैराग्राफ कंक्लूजन के निकाल दो, 4 पैराग्राफ आप उसके निकाल दो इंट्रोडक्शन के, ठीक है, या 3 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के निकाल दो, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचे मतलब 14 से लेके 16 पैराग्राफ तक बचे। अब इन पैराग्राफ्स को आपको डायमेंशन में डिवाइड करना है, कि अगर आप मान लो 5 डायमेंशंस लिख रहे हो, ठीक है, तो एक डायमेंशन में आप 3 पैराग्राफ लिखोगे। तो 3 पैराग्राफ जब आप लिखोगे तो इन पैराग्राफ्स में क्या क्या ऐड करोगे, कि पहले में आप आर्गुमेंट सेट करोगे, दूसरे में आप उसके एग्जाम्पल दोगे, तीसरे में आप कंक्लूजन दोगे, या फिर कई तरीके से ऐसे लिखे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रक्चरिंग की। स्ट्रक्चरिंग ऐसे की कैसे करी जाए, कि भाई इंट्रोडक्शन पहले तो यही होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब कई लोग कहते हैं कि ऐसे जो है ना वो हमारे मेंस आंसर मेंस आंसर से अलग होता है, लेकिन मेरा अलग ओपिनियन है। आप ये देखो कि एक मेंस आंसर जो आप लिखते हो ना, अगर वो 15 मार्क्स का है, तो आप उसमें क्या क्या डायमेंशन ऐड करते हो। पहले तो आप इंट्रो लिखते हो, तो सेम चीज इंट्रो यहाँ भी लिख रहे हो। फिर बॉडी को आप ना सब पार्ट्स में डिवाइड करते हो, कि मान लो 3 सब पार्ट्स में आपने बॉडी डिवाइड करी, ठीक है, उस पहले सब पार्ट की सब हेडिंग लिखी, फिर उसके 4 पॉइंट लिखे, फिर दूसरे सब पार्ट की हेडिंग लिखी, फिर उसके 4 पॉइंट लिखे, फिर तीसरे सब पार्ट की हेडिंग लिखी, फिर उसके 4 पॉइंट लिखे, फिर आप कंक्लूजन लिखते हो। ये आप नॉर्मल मेंस आंसर में करते हो। तो ऐसे में भी आपको सेम चीज करनी है, कुछ अंतर नहीं करना। बस अंतर क्या होगा ऐसे में, अंतर ऐसे में ये होगा कि ये जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो ना 2-2 लाइन के, ये 2 लाइन की जगह आप एक पैराग्राफ लिखोगे, बस इतना चेंज करना है। और इंट्रोडक्शन में आप 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखते हो, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो 1.5 पेज का या 2 पेज का होगा। अब वो किस तरीके से डिवाइड होगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंक्लूजन में आप 3-4 लाइन लिखते हो, तो ये जो कंक्लूजन है ये भी आपका 1.5 से 2 पेज का होगा। तो इसमें भी क्या लिखना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जब इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो ऐसे का इंट्रोडक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं इंट्रोडक्शन में। पहला पैराग्राफ क्या होगा, हुक। हुक का मतलब ये होता है कि आप अटेंशन को ग्रैब कर रहे हो, एग्जामिनर की जो अटेंशन है ना उसको ग्रैब कर रहे हो आप, ठीक है। जब भी कोई एक अच्छी वीडियो आपने देखी है ना, तो आपको उस वीडियो के शुरू के 15 सेकंड या 20 सेकंड जो भी अच्छा प्रेजेंटर है वो आपको हुक करके रखता है। जैसे आपने देखा होगा कई फेमस यूट्यूबर्स है, वो क्या करते हैं कि पूरे वीडियो में जो जो मेन पॉइंट्स हुए उनको पहले ही बता देते हैं, मतलब छोटी छोटी क्लिप्स में। वो क्यों करते हैं ऐसा, ताकि आपकी अटेंशन ग्रैब हो जाए। तो ऐसे ही आपको अटेंशन ग्रैब करनी है एग्जामिनर की, कि पहले ही पैराग्राफ में एग्जामिनर को यह लगना चाहिए था कि दिस इज द ऐसे वर्थ रीडिंग,
ठीक है। नहीं आपने बहुत ही लेम अगर हुक बनाया या फिर बहुत ही लेम इंट्रोडक्शन लिखा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। अब टॉपर्स ने कैसे हुक बनाई है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, दिखाऊंगा टॉपर्स की कॉपी भी आपको। फिर पहले हुक बना दिया आपने, अब जो ये हुक होना चाहिए ना, ये ऐसे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर टॉपिक से नहीं भी रिलेटेड हो तो दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या करना है ना, इस हुक को लिंक करना है टॉपिक से, ऐसे टॉपिक से। मान लो आपने कोई एनेक्डोट दिया या फिर कोई स्टोरी बताई, अब वो स्टोरी कैसे रेलेवेंट है इस ऐसे के लिए वो आप इस पैराग्राफ में बताओगे, सेकंड वाले में, ठीक है। तो ये सेकंड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ आपको लिखना है कि, और ये थीसिस पैराग्राफ भी है, ठीक है, कि इस हुक को आपने ऐसे से लिंक किया, फिर आप अपने अपना स्टैंड बताया यहां पर कि दिस इज व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। फिर तीसरा जो हमारा पैराग्राफ होता है वो होता है कि लिंक बिटवीन इंट्रो एंड बॉडी। तो आप थर्ड पैराग्राफ में आप ये बता दो कि हम बॉडी में डिस्कस क्या करेंगे, लाइक व्हाट एग्जामिनर शुड सीक फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो कैसे टॉपर्स ने लिखा है वो भी बताऊंगा, ठीक है। लिंक पहला है हुक, लिंक ऐसे टॉपिक। तीसरा है आपका लिंक बिटवीन इंट्रो एंड बॉडी, जिसमें आप बताते हो कि पूरे ऐसे में आप किस किस किन किन चीजों पे डिस्कस करोगे, ये तीसरे पैराग्राफ में आप बताओगे। इसमें आप चौथा पैराग्राफ यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, ये थीसिस पैराग्राफ है। अगर आपने जो ऐसे और टॉपिक को हुक को लिंक करने के लिए जो पैराग्राफ बनाया उसके अलग भी एक थीसिस स्टेटमेंट का पैराग्राफ आप बना सकते हो, मतलब 4 पैराग्राफ भी आप इंट्रो में इजीली बना सकते हो। तो 1.5 से 2 पेज का आपका इजीली इंट्रो बन जाएगा। अबे थीसिस क्या चीज है, कई लोग बोलते हैं कि थीसिस, थीसिस आपका स्टैंड है, थीसिस आपका स्टैंड है। कि अगर क्वेश्चन ये आ गया कि रोल ऑफ वुमन इन लाइक इंडिया लेट से, या फिर एजुकेशन, तो थीसिस क्या है कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, या फिर वुमन को इक्वलिटी होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो ये आपकी थीसिस हो गई। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें आप थीसिस क्या लिखोगे कि इट इज अ डबल एज्ड सोर्ड, कि उसके प्रोज भी हैं उसके कॉन्स भी हैं, तो ये थीसिस होगी, ठीक है। मतलब स्टैंड जो भी आप सोचते हो फाइनल उसके बारे में, वो एक थीसिस होगी, है ना। और ये थीसिस जो है पैराग्राफ के टॉपिक से ही लिंक्ड होगी। कि जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि इज कैपिटलिज्म गुड फॉर इंडियन लाइक इकोनॉमी, ठीक है, तो इसमें क्या है कि यस कैपिटलिज्म इज गुड बट इट शुड बी सस्टेनेबल, दिस इज अ थीसिस। कि मतलब फाइनल स्टैंड क्या है वो आपको इंट्रो में ही बता देना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब थीसिस स्टेटमेंट में आप उसको प्रूव करोगे बॉडी में, लेकिन इंट्रो में ही ये चीज आपको क्लियर कर देनी है। तो 4 पार्ट में आपका इंट्रो यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर बॉडी में क्या करना है आपको, बॉडी में आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है। कि पहले आपने लिख दिया, उसके बाद बॉडी 2 तरीके से लिखी जा सकती है। पहले तो सब हेडिंग देके लिखी जा सकती है, बट आई वुड सजेस्ट कि सब हेडिंग देके लिखो अगर आप शुरू में ऐसे लिख रहे हो तो। अगर आप ऐसे लिखने में स्टार्ट कर रहे हो और आप उतने मतलब मास्टर नहीं हो ऐसे लिखने में, तो सब हेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए सबको, ठीक है। कई लोग बिना सब हेडिंग के करते हैं, तो बिना सब हेडिंग के जब करते हो ना तो उसमें क्या होता है कि कोई डायमेंशन 3 पेज की हो जाती है, कोई डायमेंशन 1 पेज की छोटी हो जाती है, तो ऐसे ना गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जब आप सब हेडिंग करके रखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपने कितने पेजेस किस सब हेडिंग में डिवाइड किए हैं। और इससे अगर आप ऐसे राइटिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो अगर सब हेडिंग डाल रहे हो तो उससे कोई नुकसान नहीं है। एग्जामिनर ऐसा नहीं है सब हेडिंग डालोगे तो कम नंबर देगा, अच्छे ही नंबर आते हैं। मतलब ज्यादातर 130 140 वाले ऐसे में सब हेडिंग आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप सब हेडिंग के साथ ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करोगे 4-5 ऐसे बाद ना, आपको एग्जैक्टली माइंड क्लियर हो जाएगा कि इन 2 पेज में ये डायमेंशन देनी। उसके बाद आप सब हेडिंग ना भी दो तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी सब हेडिंग दे दो तो कोई बुराई नहीं है। उसके बाद ऐसी सब हेडिंग 4 से 5 आपको लेके चलनी है, मतलब 4 से 5 आपको डायमेंशन, मतलब जितनी भी डायमेंशन हो, अगर 6 डायमेंशन हो 6 डायमेंशन लेके चलो, ठीक है। अब किस तरीके से डिवाइड करना है, कई लोग कहते हैं पेस्टल एनालिसिस करनी चाहिए, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि वो वाली एनालिसिस करनी चाहिए, क्या बोलते हैं कि हिस्टोरिकल, फिर जो है मॉडर्न, फिर जो है कंटेम्परेरी, फिर जो है फ्यूचर डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेके कुछ लोग कहते हैं कि इसमें क्या है कि प्रॉब्लम, ठीक है, इश्यूज, फिर सॉल्यूशन, ठीक है, फिर उसके रीजन, फिर वे फॉरवर्ड, इस तरीके से जो है इस टाइप की डायमेंशन लेके चलनी चाहिए। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम बॉडी पे डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बॉडी को आप 6 डायमेंशन के आसपास कवर कर सकते हो। फिर ये पेस्टल एनालिसिस कहाँ लगाना वो भी मैं बाद में बताऊंगा। और कंक्लूजन भी आपका जो है ना 2 से 3 पैराग्राफ का एटलीस्ट होना चाहिए। देखो जब भी आपने बॉडी लिखी तो बॉडी के बाद फर्स्ट पैराग्राफ क्या होता है ना,
मतलब कंक्लूजन का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको समराइज करो। अब कई लोग कहते हैं समरी ही कंक्लूजन है, कई लोग कंक्लूजन में ही समरी लिख देते हैं, लेकिन नहीं, कंक्लूजन बहुत बड़ी चीज है। कंक्लूजन में 3 पैराग्राफ आपके आने चाहिए। पहले तो आप समरी लिखो कि इस बॉडी में हमने ये चीजें डिस्कस करी। फिर दूसरे पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे समरी के बाद, कंक्लूजन में जैसे आपने समरी लिख दी, समरी के बाद कंक्लूजन में आप ये लिखोगे कि क्या लर्निंग है, क्या मतलब क्रक्स है, लर्निंग या वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड मतलब आप जो थीसिस आपने बनाई है, ठीक है, जो थीसिस आपने बनाई है उस थीसिस को यहाँ पे इलेबोरेट करना है कंक्लूजन में अगेन। उससे क्या होता है, एक लूप फिक्स हो जाता है कि आपने एक थीसिस बताई थी, बॉडी में उसको प्रूव किया, अब कंक्लूजन में आप उसको इस्टेब्लिश कर रहे हो। उस इस्टेब्लिशमेंट को बोलते हैं ये वाला पैराग्राफ, सेकंड वाला पैराग्राफ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ थीसिस, जिसमें आप क्रक्स, लर्निंग या फिर उसका वे फॉरवर्ड आप बता रहे हो। ठीक है, फिर कंक्लूजन का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आप क्या करोगे, उसमें कोई भी पोएम हो गई या फिर कोई फिलोसॉफिकल कोट हो गया या फिर कोई अच्छी बात हो गई, मतलब आप जो है ना अपने से ही कुछ अच्छा एक पैराग्राफ सा लिखना चाह रहे हैं, एक ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावरी टाइप का कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हो एंड करने के लिए। मतलब चेरी ऑन द केक वाला जो पैराग्राफ हो गया, ये लास्ट थर्ड पैराग्राफ जो हो गया कंक्लूजन का, वो चेरी ऑन द केक हो गया। अब आप जैसे अगर आप मेंस लिख रहे हो ना, अगर आप लिख रहे हो तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या मिस्टेक कर रहे हो आप समरी को अपना कंक्लूजन बना दे रहे हो, आप सिर्फ वे फॉरवर्ड को अपना कंक्लूजन बना दे रहे हो। नहीं, ये अलग अलग है, समरी अलग लिखो, वे फॉरवर्ड अलग लिखो या फिर क्रक्स अलग लिखो, फिर पोइम, फिलोसॉफिकल कोट, ये सब अलग लिखो। तो ये 3 पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन कंप्लीट होना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, क्या ये वो ऐसे जो टॉपर्स कॉपी उनमें मिलेगा? नहीं, टॉपर भी इतना अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, टॉपर भी क्या करते हैं, कई बार आपको टॉपर की कॉपी में समरी मिल जाएगी, कई बार आपको जो है सिर्फ क्रक्स मिल जाएगा कंक्लूजन में, कई लोग जो है सिर्फ पोएम लिख देंगे, बाकी एंड कर देंगे एब्रप्टली, लेकिन फिर भी उनके नंबर आ जाते हैं 130 140। लेकिन आप अगर पूरी तरीके से एक अच्छे मतलब परफेक्ट ऐसे को देखो तो दिस इज द राइट स्ट्रक्चरिंग टू बी फॉलोड। अब बात आ गई, है तो स्ट्रक्चर कर दिया सर हमने, ठीक है, तो उसको ब्यूटीफाई कैसे करें? तो कई लोग क्या होते हैं ना कि आपने देखा होगा टॉपर है फिर भी 110 नंबर आ रहे हैं, मेरे भी कम आए थे, ठीक है, और उसका रीजन ये है कि आई मेड माई एसेज टू बी मैकेनिकल, क्योंकि मैंने कई टॉपर्स पढ़े जिनके मैकेनिकल ऐसे थे लेकिन उनके अच्छे नंबर आ गए, तो मैंने भी अपना ऐसे जो है मैकेनिकल बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ब्यूटीफाई करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं फ्लॉवरी लैंग्वेज यूज मत करो, देखो फ्लॉवरी लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जो है ना डिफिकल्ट वर्ड्स यूज मत करो, सिंपल वर्ड्स रहने चाहिए आपके, लेकिन आप एक्सप्रेशन बहुत अच्छी दे सकते हो, फ्लावरी एक्सप्रेशन दे सकते हो आप, ठीक है, रिटोरिक पेल सकते हो आप, वर्ड्स लेकिन आपके सिंपल रहने चाहिए। मतलब ऐसा इंग्लिश का वर्ड यूज मत करो कि बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो, जैसे यहाँ पे पॉइग्नेंट मैंने वर्ड यूज किया है, अब पॉइग्नेंट मत यूज करो, यहाँ पे पॉइग्नेंट की जगह मेलेंकोलिक यूज कर लो। मेलेंकोलिक इज ए कॉमन वर्ड, पॉइग्नेंट का मतलब भी यही होता है, मेलेंकोलिक सैडनेस टाइप का, नॉस्टैल्जिक टाइप का, मतलब एक फीलिंग होती है, उसी को पॉइग्नेंट बोलते हैं, लेकिन कई लोगों को पॉइग्नेंट नहीं पता होगा, तो मेलेंकोलिक यूज करो आप। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। अगर आप सिंपल वर्ड्स में किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को आप बता पा रहे हो तो इट इज ए गुड थिंग, यूपीएससी विल रिवॉर्ड यू फॉर दैट। और उनके ज्यादा नंबर आते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, सिंपल वर्ड्स में किसी भी एक डिफिकल्ट थॉट को वो बता पाते हैं। ठीक है, अब पहला इसमें ब्यूटी में होता है रिटोरिक। अब ये रिटोरिक क्या चीज है? रिटोरिक है किसी भी चीज को ना आप जो है मतलब एग्जैजरेट कर रहे हो, जैसे इंडिया की अचीवमेंट्स है, इंडिया की अचीवमेंट को आप एग्जैजरेट कर रहे हो। ठीक है, अब एग्जैजरेशन कैसे होगा कि जैसे आपने बोला कि इंडिया जो है, आप थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहे हो इंडिया के प्रति कि इंडिया में ये चीज बुरी है, ये चीज बुरी है, कास्ट बुरी है, वुमन के साथ इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर आप उसको ना मतलब एक रिटोरिक पे लेके जाओगे, बट नेवर द लेस इट इज, दीज आर द साइंस ऑफ इंडियन लाइक डेमोक्रेसी विच इज मैच्योरिंग। ठीक है, स्टिल इंडिया इज लाइक लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट मार्केट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट, सॉरी फिफ्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। तो इस तरीके ना आप जो है इंडिया की बहुत तगड़ी अचीवमेंट्स बताओगे तो वो हो जाएगा एक रेटोरिक। ठीक है, जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोग जो है बता रहे थे कि इंडिया फेल हो जाएगा, स्पेशली फ्रॉम लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, और उन्होंने कोशिश भी करी कि इंडिया जो है सक्सेसफुल ना हो,
तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं दैट prophets of doom has started bowling and predicted that Indian democracy will not be successful. But wait, do our intelligentsia to be so lame and to be so critical? These are all but the signs of maturing democracy, and India has proved them wrong. That besides all the democracies which were there, but India is still standing despite, you can take an example of Pakistan, Bangladesh, ठीक है, फिर you can take an example of Sri Lanka, Myanmar, etc. तो इस तरीके से आप अपना एक आर्गुमेंट सेट कर सकते हो, वो रिटोरिकल आर्गुमेंट है कि सारे फेल हो गए लेकिन हम अभी भी स्टैंडिंग है। तो ये रिटोरिक हो गई कि तुमने कंपेयर किया और अपने को एक अच्छी पोजीशन में लेके आए, आप अपनी अचीवमेंट को थोड़ा सा एग्जेजरेट कर दिया। तो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यूपीएससी लाइक, ठीक है। फिर इमोशंस डालने हैं अपने ऐसे में कि बोल्ड होना है थोड़ा सा, कि भाई जो भी आपने स्टैंड लिया है ना, ऐसा ना मतलब मेलो डाउन स्टैंड नहीं होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। इफ यू आर फॉर वुमन इक्वलिटी, बी बोल्ड, कि वुमन इक्वलिटी होनी ही चाहिए। और मैं पूरा सब, या फिर आप अगर क्रिटिकल हो किसी भी इंसिडेंट के प्रति जो कि नेगेटिव है, कि आई हैव रेड ए वसीम अहमद बट ऐसे, जिसमें उन्होंने हाथरस इंसिडेंट को, जो रेप हुआ था, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। तो ही वॉज सो क्रिटिकल कि यार पढ़ने में भी ऐसा लगता है कि बायस्ड है। लेकिन उनका जो राइटिंग स्टाइल है ना, पूरे ऐसे में उन्होंने किया, एंड इट वाज सच ए गुड ऐसे कि आप पहले ही लाइन पढ़ोगे और लास्ट लाइन तक पढ़ते ही जाओगे बिना रुके। मतलब इतना, मतलब, और यूपीएससी उसको रिवॉर्ड करता है। यूपीएससी ये नहीं बोल रहा कि आपके व्यूज पे नंबर नहीं दे रहा यूपीएससी, मतलब आपके कैसे व्यूज हैं, बायस्ड है नहीं है, उस पे ज्यादा नंबर नहीं दे रहा है। वैसे लोग कहते हैं कि मीडियम होना चाहिए, हाँ मीडियम व्यूज होने चाहिए, आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए हर प्रॉब्लम का। लेकिन जब भी किसी भी नेगेटिव चीज को आप डिस्कस कर रहे हो, तो आपको बोल्ड होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हो। यूपीएससी विल लाइक दैट, ठीक है। प्रोवोकेटिव व्यूज आप रख सकते हो, ठीक है। मतलब वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है और मोरल वैल्यूज जो है उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो चीज सही है उस पे आप कितना भी बोल्ड हो सकते हो, उसमें प्रोवोकेटिव व्यूज आप रख सकते हो, ठीक है। फिर परसुएसिव एंड आर्गुमेंटेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब ये परसुएशन कहां से आता है? परसुएशन ये आता है कि कोई भी आपने आर्गुमेंट दिया, जैसे वुमन इक्वलिटी का लेट से आर्गुमेंट दिया, अब उसे परसुएड कैसे करोगे उस बंदे को, इसके एग्जांपल्स आप लिखोगे। और एग्जांपल्स ना आपके बोल्ड होने चाहिए। बोल्ड मतलब जिसने काफी इम्पैक्ट किया है, या फिर कोई भी एक मार्मिक जो है इंसिडेंट हुआ है उसको आप लिख रहे हो, ठीक है। या फिर कोई भी इंसिडेंट हुआ है उसको आप लिख रहे हो। निर्भया केस पे आप बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दे सकते थे और उससे परसुएड कर सकते थे विद एनसीआरबी डेटा, विद दिस दैट, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग, जो भी आपने पॉइंट रखे हैं उन पे आर्ग्यू करो एज ए लॉयर, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। फिर कॉन्ट्रास्ट ऐड करो कि अगर ये नहीं होगा तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन ऐड करो, ठीक है। जितने ज्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए उतने एग्जांपल्स ऐड करो, ठीक है। अब कई लोग सिर्फ एग्जांपल लिख देते हैं, नॉर्मल लेम ऐसे लिखते हैं एग्जाम्पल ना, कंपेयर करो, अगर ये नहीं तो क्या, ठीक है। तो इस तरीके से थॉट बनाओ आप। फिर एलिवेटर पिचिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एलिवेटर पिचिंग होनी चाहिए कि मतलब पहले तो आप इश्यूज डिस्कस कर रहे हो, फिर आप उस पे जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर उसमें आप अपने थॉट्स क्या हैं, और उसमें कुछ अंडरलाइनिंग बेनिफिट्स भी हैं, तो वो आप डिस्कस करोगे। तो पिचिंग क्या है, वो एलिवेटर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। जैसे कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। अब इंडिया को आप ऐसे कंपेयर करो कि एज ए पेंटिंग, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वुड यू लाइक ए पेंटिंग विच हैव ओनली वन कलर? Would you like a garden which has only one flower? No. You like a garden where diversity is there. You like a painting where a diversity of colors is there. ठीक है? And when those colors meet, they create a beautiful painting. And that is why India is a beautiful painting. India is India because of its diversity. If the diversity is not there, then India will look like a lame painting. सिंपल, ये जैसे आर्गुमेंट दिया एक, ठीक है। अब ये आर्गुमेंट में आपकी एलिवेटर पिचिंग आ गई कि इंडिया इज अ गुड, ठीक है, इंडिया इज नॉट लेम। तो ये पिच एलिवेटर हो गई, मतलब इंडिया को आपने एक नए पेडेस्टल पे रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके के आप आर्गुमेंट्स यूज करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। फिर स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, कि जो भी आपने स्टैंड रखा है, जो अच्छा स्टैंड है उसमें नैरेटिव। अब स्टोरीज में
आप कैरेक्टर्स डालो, जैसे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में आप क्या डालोगे, कैरेक्टर्स डालो, जो वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनकी जो है एग्जांपल्स डालो, रिजोल्यूशन जो हुए हैं जो भी इंडिया ने किया या फिर कहीं भी अकॉर्ड्स हुए हैं उनके आप एग्जांपल्स डालो, ठीक है। फिर विविड इमेजरी कि जो भी आप लिख रहे हो ना, तो दिमाग में आपके पहले से एक इमेज सेट होनी चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर आपके माइंड में इमेज सेट नहीं है तो आप ऐसे में गड़बड़ करोगे। तो जो भी लिख रहे हो ना उसको पहले सोचो कि एक स्टोरी खुद के दिमाग में बनाओ, फिर उस स्टोरी को पोर्ट्रे करो ऐसे में। इससे क्या होगा, आपका ऐसे बहुत ही विविड बनेगा। फिर फिगरेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, मेटाफर्स आप यूज करो, ठीक है। आप इसमें जो है स्माइल्स यूज करो, स्माइलीज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्या हम ये वाला स्माइली ना, इमोजी वाला स्माइली नहीं होता, इसमें होता है कि गुड थॉट, ह्यूमर आप ऐड करो। अगर आप ह्यूमर ऐड कर सकते हो, अगर आप हल्का सा सरकाजम यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो ओवर सरकाजम इज नॉट रिवार्डेड, बट हल्का सा कंपैरिजन जब आप किसी चीज से करते हो ना, तो आप उसमें ह्यूमर ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसी लाइंस डाल सकते हो कि जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर जनरेट हो जाए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि एक ये है कि के आर नारायणन ने एक स्टेटमेंट दी थी, आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पे अगर टाइप का आप ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें क्या करोगे कि सिविलाइजेशन क्लैश कर रही है और ये हो रहा है बहुत सारा, मतलब हिंदुइज्म सिविलाइजेशन है, फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन है, फिर बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है, फिर जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, फिर अफ्रीकन की एक अलग सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो ये सारी सिविलाइजेशन आपस में क्लैश कर रही है और नेशन का कंसेप्ट है जो कम होता जा रहा है। अगर इस तरह का आप ऐसे लिख रहे हो तो उसमें ये लाइन लिख सकते हो केआर नारायणन की कि सिविलाइजेशन नेवर क्लैश बट बारबेरियंस डू। जैसे आपने लिख दिया सिविलाइजेशन का, बट सिविलाइजेशन नेवर क्लैश बट बारबेरियंस डू। तो दैट व्हाट मींस कि इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन माइंड, कि भाई आदमी अच्छे नहीं थे, सिविलाइजेशन सारी अच्छी है, ठीक है। ही सेड दैट सिविलाइजेशन मीट एंड देयर मीटिंग ग्राउंड बिकम्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड कॉमनैलिटीज ऑफ क्रीड्स। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, तो आपने इतना क्रिटिसाइज किया, फिर आप अचानक से इस तरह का लिख दिया कि सिविलाइजेशन नेवर क्लैश बट बारबेरियंस डू। अगर आपने ये लिख दिया तो थोड़ा सा ह्यूमर ऐड हो गया उसमें, ठीक है, किसी भी ऐसे में। तो ये इस तरह के आपको ह्यूमर, कॉन्ट्रास्ट, मेटाफर्स, ठीक है, अचानक से ट्विस्ट आपने दे दिया अपने ऐसे में, तो इस तरह का आप अगर करते हो ऐसे में, बीच में एक दो बार भी कर दिया, तो एक आहा मोमेंट जनरेट होता है एग्जामिनर के मतलब माइंड में कि यार क्या इसने लिख दिया, मजा आ गया। थोड़ा सा हल्की सी स्माइल उसको आ गई ना, तो ऐसे में आपके सीधे सीधे 10-15 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग वॉइस है, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स जैसे मैंने बताया आपको कि वो करना है। फिर कॉल टू एक्शन, मतलब वे फॉरवर्ड आपको लिखना है। एक थोड़ा सा ना एक्टिविस्ट रोल होना चाहिए कि कुछ भी कमी हो रही है उसमें, या फिर एआई का आपने ऐसे लिखा तो क्या होना चाहिए और इसको जल्दी करो, मतलब वो ठोक के आपको जो है अपने डिसीजन बताने पड़ेंगे कि दिस इज द अर्जेंसी, इट नीड्स टू बी डन। इस तरह का आपको ना एक फोर्स देनी पड़ेगी अपनी राइटिंग में। फिर विजुअल एलिमेंट्स आप कुछ डाल सकते हो, जैसे कि कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह, हल्के से, ज्यादा नहीं, बट यू कैन राइट दैट क्लियरली। या फिर कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप डाल सकते हो कि जैसे ये हो गया एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ठीक है, और जो है पॉलिटी, या कुछ भी करके यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी डाल दिया। तो इस तरह के आप डायग्राम्स जो है ऐड कर सकते हो, वो मतलब ज्यादा नहीं, एक दो भी ऐड कर दोगे तो उससे थोड़ी सी ब्यूटी आपके ऐसे की बढ़ जाएगी। अब कितने टाइप के ऐसे यूपीएससी पूछता है, देखो वैसे तो दो टाइप के ऐसे ही आते हैं, फिलोसॉफिकल ऐसे, और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड। फिलोसॉफिकल और इंफॉर्मेशन बेस्ड ऐसे आते हैं हमारे दो। तो अब इनको भी तुम डिवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है हर फिलोसॉफिकल ऐसे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, या हर इंफॉर्मेशन ऐसे में कोई फिलोसॉफी नहीं जाएगी। सो दोनों को ना मिक्स रखना है। मतलब फिलोसॉफिकल ऐसे में आप ये रख सकते हो कि 4-5 फिलोसॉफिकल आपने आर्गुमेंट्स डाल दिए, लेकिन बाकी सारी तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन ही है। एग्जाम्पल्स तो आप फिलोसॉफिकल ऐसे में भी डालोगे, जो अब तुमने फिलोसॉफी सजेस्ट करी है या फिर जो आर्गुमेंट दिया है, तुम उसको एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखोगे तो सही, उसके एग्जाम्पल्स डालोगे तो ऐसे भी ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं है फिलोसॉफिकल ऐसे में, और कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बताऊंगा, पूरा देखना वीडियो को। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे एक टाइप का ऐसे होता है, फिर एक्सपोजिटरी ऐसे होता है, नैरेटिव ऐसे होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में क्या होता है ना कि कोई भी एक टॉपिक है जिसमें आपको एक पक्ष को आर्ग्यू करना रहता है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी आप कहीं ना कहीं उसके भी प्रोज लिखते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक पक्ष क्या आप रहोगे, इज रिलीजन ए कॉज ऑफ वॉर,
अब इसके दो आर्ग्यूमेंट है, आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, या यस नो दोनों करके आप एक मिडिल ग्राउंड भी ले सकते हो। ठीक है, कि रिलीजन इज नॉट ए कॉज ऑफ वॉर बट रिलीजन हैज बीन मेड ए कॉज ऑफ वॉर ड्यू टू अल्टीरियर इंटेंशंस ऑफ सम ह्यूमन बींग्स। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी थीसिस हो सकती है। फिर आप इसको प्रूव करो, आर्ग्यूमेंट्स दो अपने आर्ग्यूमेंट के, जैसे आपने कर दिया यस रिलीजन ए कॉज ऑफ, तो उसमें आर्ग्यू करो विद एग्जांपल्स, विद सजेशंस, सॉरी विद क्या बोलते हैं, इंस्टांसेस, आप इसको प्रूव करोगे। तो इसको बोलते हैं एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, कि प्रेजेंट्स एन एक्सटेंडेड एंड एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एविडेंस होना चाहिए, मतलब एग्जांपल आपको डालने पड़ेंगे, इलस्ट्रेशंस डालनी पड़ेंगी। फिर स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट, कि जैसे मैंने थीसिस बताई कि ये थीसिस है। इज इट स्ट्रॉन्ग? यस, कि रिलीजन इटसेल्फ इज नॉट ए कॉज ऑफ वॉर बट some people misinterpret it to lead to a war and like brainwash the masses। और इसमें कार्ल मार्क्स वगैरह सारे एग्जांपल्स आप डाल सकते हो, रिलीजन इज ओपियम फला ठीक। ठीक है, वो सारी अलग चीज है, वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी ऐसे की देखेंगे तो उसमें बात करेंगे। दूसरा होता है एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे का मतलब कि उस ऐसे टॉपिक को ना कई एंगल से एक्सपोज करो, कि उसमें पॉलिटिकल एंगल क्या हो सकता है, उसमें जो है सोसाइटी एंगल क्या हो सकता है, उसमें आपका इकोनॉमिकल एंगल क्या हो सकता है, उसमें एथिकल एंगल क्या हो सकता है, उसमें एनवायरमेंटल एंगल क्या हो सकता है, उसमें आईआर का एंगल क्या हो सकता है, उसमें जो है पावर का एंगल क्या हो सकता है। ठीक है, उसमें जो है टेक्नोलॉजी का एंगल क्या हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे कि इसमें हिस्टोरिकल एंगल क्या हो सकता है, इसमें जो है जियोग्राफिकल और एक ज्योग्राफी का एंगल क्या हो सकता है ना, इसमें गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल क्या हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें जो है पॉपुलेशन का एंगल क्या हो सकता है, कि कितनी पॉपुलेशन क्या है सिस्टम है। इसमें जो है फ्यूचर का एंगल क्या हो सकता है, कि फ्यूचर किस तरह का आप देखना चाहते हैं। ठीक है, फिलोसॉफिकल एंगल क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल एंगल ह्यूमन साइकी पे किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे डायमेंशन से आप कवर कर सकते हैं इसमें। तो वेरियस मतलब एंगल से उसको एक्सप्लोर करके, और इस ये एक्सपोजिटरी ऐसे ना, आप फिलोसॉफिकल ऐसे जितने भी आते हैं उसमें आप इजीली ये अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि रोल ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर इन ए प्ले, अब ये फिलोसॉफिकल ऐसे है, रोल ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर इन ए प्ले, तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं उन सब के आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, कैसे उन लीडर्स को बनाया। जैसे चाणक्य है इंडिया में, चाणक्य का तो नंबर वन एग्जांपल आता है इसमें, और कई सारे ऐसे एग्जांपल जो बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया के, जो ब्यूरोक्रेसी को आप लगा सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी इज अ सेकेंडरी कैरेक्टर बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन इंडिया सोसाइटी। ठीक है, आपने पॉलिटी से लिंक कर दिया, उसको गवर्नेंस से लिंक कर दिया, आप एनवायरमेंट से लिंक कर सकते हो। ठीक है, आईआर से आप लिंक कर सकते हो, है ना, कि जैसे प्रॉक्सी वॉर्स होती है, प्रॉक्सी में क्या होता है, प्रॉक्सी में ये होता है कि जो सेकेंडरी कैरेक्टर है वो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के हो तो सेकेंडरी कैरेक्टर में आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, बट आई एम नॉट फ्रॉम दैट, तो आई डोंट नो दोज एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे वॉल्टेयर का एक कैरेक्टर था पिंगलोस, आप उसका एग्जांपल ले सकते हो, है ना। फिर ए सिंगल रिलीजन इट इज द नीड ऑफ द आवर, ए सिंगल रिलीजन इट इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, अब इसको आप कई सारे एंगल से लिख सकते हो, यस नो एक का एक एंगल हो गया, लेकिन सोसाइटी, पॉलिटी, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, सारे एंगल से आप इसको लिख सकते हो, ज्योग्राफी से भी ले सकते हो, क्योंकि रिलीजन जो है ज्योग्राफी से भी आता है। रिलीजन के जो कल्चरल वैल्यूज होती है वो ज्योग्राफी से आती है। जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे मीट मच्छी खाई जाती है। ठीक है, जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पे मच्छी खाई जाती है, तो वहाँ पे रिलीजन का पार्ट है। लेकिन आप जैसे नॉर्दर्न इंडिया में देखोगे, जहाँ पे मतलब अच्छे से खेती होती है और सब चीज है, मतलब वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है, वहाँ उतना नॉनवेज का प्रचलन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इवन इन मुस्लिम्स, इवन इन अदर लाइक रिलीजन्स नहीं मिलेगा आपको, कम खाते हैं लोग। तो ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, तो ये सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह की चीजें आप ऐड कर सकते हो, हर डायमेंशन में अलग अलग चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, फिर इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एरिस्टोटल रिपब्लिक। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी एरिस्टोटल के बारे में पता है तो आप उसको लिख सकते हो। अरिस्टोटल का क्या मतलब था, गोल्डन मीन। ठीक है, और वो डेमोक्रेसी को मानते थे, लेकिन प्लाटो ने क्या बोला, डेमोक्रेसी बकवास है, मतलब एक मोनार्की टाइप होना चाहिए सिस्टम, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो आप कई तरह के इसमें डायमेंशन लग सकते थे, लेकिन ये नॉलेज बेस्ड है, अगर नॉलेज नहीं है तो दूसरा टॉपिक चूज करो। फिर नैरेटिव ऐसे होता है कि इसमें आप स्टोरी टेल करोगे, द डे आई डिसाइडेड आई विल नेवर क्राई अगेन, तो इट इज ए योर पर्सनल स्टोरी। तो आप अपनी स्टोरी या फिर किसी भी एक कैरेक्टर की स्टोरी आप उठाएं और उसको पूरे ऐसे में बहुत ही तगड़े से
मतलब लिखें कि उसने एक कैरेक्टर है, मान लो एक गर्ल है विलेज की, ठीक है, और उसने जो है बचपन में काफी अब्यूज सहा था, फिर कैसे कैसे वो निकली, फिर वो शहर आई, शहर में उसने ऐसी सोसाइटी देखी, फिर उसने ऐसे अपना कैरियर बिल्ड किया, ऐसे उसने एजुकेशन ली, फिर वो धीरे धीरे पॉलिटिकली स्टेबल हुई फलाडी। तो आप फिर लास्ट में उसको लिख सकते हो दैट इज द स्टोरी ऑफ लाइक कुमारी मायावती। और जो भी मतलब आपको किसी की भी नैरेटिव देखना है, अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर लेना है तो फिक्शनल कैरेक्टर की आप स्टोरी लो, ठीक है, मतलब खुद से डिजाइन कर लो। तो ये हो गया एक नैरेटिव, ऐसे कि आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो, एक पर्सनल स्टोरी बता रहे हो शुरू से लास्ट तक, ए प्लेस वेयर आई वुड लाइक टू लिव, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप सारा की अपनी एक स्टोरी बताओ कि कैसे कैसे मैं रहा, फिर धीरे धीरे आप देखो कि मैंने ये सोचा अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर सोसाइटी में किस तरह का प्लेस चाहिए, फिर आपको ज्योग्राफी में किस तरह का प्लेस चाहिए, आपको कैसा क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, फिर उसमें क्या कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए उस प्लेस पे, फिर कैसे जो है लाइफ वैल्यूज होनी चाहिए लोगों की, ठीक है, या फिर कैसा कल्चर होना चाहिए, वो सारी चीजें आप उसमें ऐड करोगे। फिर उससे लास्ट में क्या है, इंडिया से कंपेयर कर दोगे कि इंडिया में ऐसा है, काश ऐसा होता है इंडिया में, कुछ चीजें हैं लेकिन कुछ चीजें अभी मिसिंग है, तो ऐसा मुझे इंडिया चाहिए फ्यूचर में बनाना है। तो ये आपका एक नैरेटिव सेट हो गया, समझ रहे हो, इस ऐसे में इस तरीके से लिख सकते हो। फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गया आपका, जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी भी चीज को, मतलब कोई भी एक चीज बता दी या फिर कोई भी इंसिडेंट पास्ट में हुआ है, तुम उसको जिस डिस्क्राइब कर रहे हो, ऐसे जैसे डिस्क्राइब ए प्लेस वेयर यू लव टू स्पेंड टाइम इन। अब ये जो है नैरेटिव ऐसे को मिक्स करके भी आप लिख सकते हो इसमें, जो सिमिलर ही है, ठीक है, तो सेम कंटेंट आप इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप उसको बहुत अच्छे से सेंसरी डिस्क्रिप्शन दोगे कि जैसे आपने बीच की कोई पोजीशन बनाई कि बीच पे इस तरीके के होता है, वहां पेड़ है, वहां ये है, तो आप ऐसे 3-4 पैराग्राफ उसको डिस्क्राइब करने के लिए आराम से लिख सकते हो। मतलब एक सेंसरी, एक विजनरी उसको एग्जामिनर को बता सकते हो कि हाउ गुड आर यू इन राइटिंग ए पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ, ठीक है। तो एक्सप्रेशन उसको पसंद आनी चाहिए, तो यही आर्ट है ऐसे राइटिंग की जो आपको मास्टर करनी है, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज का यूज जो है, मतलब क्रिएटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस से आती है। कि कई लोग जो है ब्लांड ऐसे लिखते हैं, ब्लांड मतलब एक बहुत ही लेम टाइप का सिंपल ऐसे लिखते हैं, फीका ऐसे, फीका बोल सकते हो उसे, स्वादिष्ट नहीं होगा वो। तो फीका ऐसे लिखोगे तो फिर उसमें जो है ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे उसमें, उसमें आप 100 105 ठीक है टाइप के नंबर मिलेंगे। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके 90 नंबर, जैसे मेरे भी 90 आए थे, तो क्या मैंने ब्लांड ऐसे लिखा था? नहीं, कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाता है, कंटेक्स्ट मिस नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसे के टॉपिक को आप प्रॉपरली समझो, पहले उसमें टाइम दो, उसके बाद ही डिसाइड करो कि इसमें क्या क्या मेरे को डायमेंशंस डालनी है। तो कई बार क्या होता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। मैंने क्या मिस्टेक करी थी मैं बताता हूँ, कि देयर वॉज एन ऐसे, मैं भूल रहा हूँ उसका, वो था इसका, मतलब मदरहुड के ऊपर ऐसे था, पेरेंटहुड के ऊपर ऐसे था कि किस तरह से परवरिश जो है देश का कल्याण करती है, एक अच्छी परवरिश, ठीक है। तो ऐसा ऐसे था, मैं उसको सिविलाइजेशन पे ले गया, सिविलाइजेशन पे ले जाके मैंने आईआर से लिंक करके उसमें लिख दिया, मतलब एक गलत मैंने इंटरप्रिटेशन लिया ऐसे का, और उस गलत इंटरप्रिटेशन पे कर दिया, तो उस ऐसे में मेरे को काफी कम मार्क्स आए होंगे, इसलिए मेरे एक साल में काफी कम नंबर आए थे। बट आई गॉट 143 137, ठीक है। तो मतलब अच्छे ऐसे भी लिखे हैं, और उस ईयर में जिसमें 143 आए थे 2019 अटेम्प्ट में, और तो उसमें मतलब काफी टॉपर्स के जो है 110 की 111, तो मेरे वन ऑफ द मतलब बेस्ट मार्क्स थे ये, उस साल के हिसाब से। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऐसे, जैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड फिलोसॉफी के लिए तो बता दिया मैंने आपको। इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको गैदर करने हैं फैक्ट्स, ऑर्गेनाइज करना है, एनालाइज करना है, फिर डेटा को यूटिलाइज करके आप अपने आर्गुमेंट सेट करो, फिर उनको जो है डिवाइड करके लिख दो डिफरेंट पेजेस में। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड वैसे हो गया। फिलोसॉफिकल में क्या है, आपको कुछ मतलब रिलीजियस फिलोसॉफी हो गई, आपके जो है जितने भी आपने एथिक्स में फिलोसोफर्स पढ़े हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर, या फिर सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, इनकी फिलोसॉफी हो गई, तो ये सब फिलोसॉफी आप इनमें ऐड करके ना, फिर उनपे एग्जांपल्स लिख के आप इसको एंड कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी बाकी सारी चीजें जो हैं, स्ट्रक्चर, क्रिटिकल थिंकिंग, डिवीजन ऑफ पेजेस इनटू वेरियस सब पार्ट्स, ठीक है, कंक्लूजन में जो है वो सारा इसमें भी लगेगा। मतलब जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ना, वो सेम स्ट्रक्चर इसमें लगेगा, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट का स्टाइल थोड़ा बदल जाएगा। इसमें आप थोड़े से ऑथर्स कोट करोगे, थोड़े से फिलोसोफर्स कोट करोगे, ठीक है, या इंडियन हिस्ट्री से या वेस्टर्न हिस्ट्री से। तो ये क्वालिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट है, ये बहुत जरूरी है जाननी,
क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपके ऐसे में, जैसे आप ये देखोगे ना, तो ये सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके ऐसे में। सब्जेक्ट नॉलेज, कि जिस भी सब्जेक्ट का आप ऐसा लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें सब्जेक्ट की नॉलेज, अवेयरनेस, थोड़ा करंट अफेयर डालना है, थोड़ा फैक्ट्स डालने हैं उनको प्रूव करने के लिए, ठीक है। पावर मतलब उसमें ह्यूमिलिटी दिखानी है आपको, क्यूरोसिटी दिखानी है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी है बेसिकली। यूजर सेंट्रिसिटी, कोई भी नैरेटिव बिल्ड करोगे तो उसमें एक कैरेक्टर को लेके चलना है। रिफ्लेक्टिव होना चाहिए ऐसे आपका, कि किसी भी प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रॉपरली, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू या फिर किसी एनेक्डोट के थ्रू। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। डायमेंशंस एक पे लिमिटेड मत रहो, अलग अलग डायमेंशंस आप ट्राई कर सकते हो। सिंपैथी, फेयरनेस, इनोवेटिवनेस, एंगेजिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आपको डिवाइड करना है अगर सॉल्यूशंस आप लिख रहे हो तो। इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, किसी भी एक पार्टी को फोकस नहीं करना है। अगर आप जैसे मान लो कास्ट पे ऐसे लिख रहे हो, तो यू कैन नॉट ब्रोबीट ब्राह्मणिज्म, यू कैन नॉट ब्रोबीट लाइक स्केड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन पे अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो भाई एक क्रिटिकली लिख रहे हो पूरा, ऐसे नहीं, वो पार्शियलिटी आपकी दिखा देगा। तो बीच का एक ग्राउंड आपको लेके चलना है, कुछ मतलब सोशल इश्यूज पे, नॉट ऑल। कुछ चीज गलत है तो वो गलत है, ठीक है, कुछ चीज सही है तो सही है, ठीक है, लेकिन जहां पे भी आपको लगता है कि वहां पे बैलेंस करने की जरूरत है, तो वहां बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है। रिस्क टेकिंग, ठीक है, एम्पैथी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, प्रोफेशनलिज्म, रैशनैलिटी, लीड बाय एग्जांपल, रेस्पॉन्सिवनेस, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखना है, करप्शन के अगेंस्ट लिखना है आपको, ठीक है। कुछ भी चीज ऐसी है जो सूडो करप्ट है, उसको आपको जस्टिफाई नहीं करना है। एक्सीलेंस, लॉ अबाइडिंग दिखानी है, मतलब FR DPSP आप लिबरली कोट कर सकते हो अपने एसेज में, ठीक है। और फिर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, कि सबका भला, मतलब ज्यादातर लोगों का भला देखना है आपको। ऐसा नहीं है कि किसी माइनॉरिटी को आपने आर्ग्यू किया तो सारी मेजोरिटी को ही आपने जो है दरकिनार कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये सारी चीजें आपके ऐसे में इंक्लूड होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन में आता है हाउ टू सेलेक्ट एन ऐसे टॉपिक। सबसे पहली चीज है, जब भी ऐसे टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप राइट करने के लिए सोचो, तो जिसमें सबसे ज्यादा नॉलेज है, फर्स्ट क्राइटेरिया नॉलेज, वो लो आप। अब मान लो अरिस्टोटल रिपब्लिक वाला मैंने आपको बताया था, अब अरिस्टोटल रिपब्लिक आपको पता ही नहीं है क्या है, तो आप उस पर क्या ही ऐसे लिखोगे, तो उसको रिजेक्ट करो। नॉलेज का मतलब क्या होता है, उसमें आपको ऑथर्स पता है, उसमें आपको बुक्स पता है, उसमें आपको एग्जाम्पल्स पता है, उसमें आपको डायमेंशंस पता है, किन किन डायमेंशंस पर मुझे लिखना है, उसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स पता है, मैं क्या आर्ग्यूमेंट्स डाल सकता हूँ। तो ये चीजें जिस भी टाइप के ऐसे में, चाहे सिंपल लेस्ट ही ऐसे क्यों ना हो। अब मान लो फार्मिंग पे ऐसे आ गया, अब कई लोग सोचते हैं कि यार फार्मिंग पे तो दुनिया लिख रही होगी, मैं थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक ले लेता हूँ ना। अगर आपको फार्मिंग के बारे में ज्यादा पता है, एग्रीकल्चरल इश्यूज आपको अच्छे से पता है, तो आप फार्मिंग पे ही ऐसे लिखो। ये मत देखो कि ये आसान टॉपिक है या मुश्किल टॉपिक है, मैं तो मुश्किल टॉपिक पे लिखूंगा, नहीं। जिसमें ज्यादा नॉलेज है सबसे पहले वही ऐसे लिखना चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि क्रिएटिविटी। फिर आप ये देखो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप किस टाइप के ऐसे टॉपिक में ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है। अब नॉलेज तो ये है कि आपको नॉलेज है, लेकिन अगर ऐसा टॉपिक है जो कि काफी ब्लॉन्ड टॉपिक है, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन इज ए ब्लॉन्ड टॉपिक, सब उसमें लिख रहे होंगे और सबको पता है, और सिंपल अगर ऐसे स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, सिंपल टॉपिक है, तो उसमें दुनिया लिख रही होगी और एक मैकेनिकल टाइप का सब ऐसे लिख रहे होंगे, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एजुकेशन का ही ऐसे आ गया और थोड़ी उसमें क्रिएटिविटी हुई, जैसे कि शुड इंडिया एडॉप्ट ए वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट हो गई, और इसमें थोड़ी आपको क्रिएटिव एलिमेंट आ गया कि भाई वेस्टर्न से इंडिया का कैसे अच्छा है, तो आप उसमें गुरुकुल सिस्टम डाल सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। फिर आप उसमें ये देख सकते हो कि इंडिया की जो पास्ट इकोनॉमी थी वो इंडिया की एजुकेशन के बेसिस पे ही थी, कि इंडिया की जो एजुकेशन थी वो स्किल को प्रमोट करती थी। जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स बने हैं जिनमें भी थोड़ी थोड़ी कारीगरी हुई है, जितनी भी ट्रेडिंग होती थी, ठीक है, टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री थी, हमारी स्टील इंडस्ट्री थी, वो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री थी, ठीक है। तो हम हमें अपने पास से सीखना चाहिए इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम वेस्ट फर्स्ट, ठीक है। जो भी वेस्ट की हमें पॉजिटिव चीज है वो हमें डालनी चाहिए। तो ये थोड़ी क्रिएटिविटी माइंड थोड़ा चलना शुरू हुआ ना इसमें, तो इस तरह के ऐसे आप चूज करो, वो सेकंड क्राइटेरिया है। मतलब उसमें नॉलेज भी हो,
और उसमें क्रिएटिविटी भी हो, मतलब क्रिएटिव एलिमेंट अगर उसमें है ऐसे में, तो आप उसको चूज करो। अगर दो टॉपिक में सेम नॉलेज है लेकिन दूसरे टॉपिक में आपको क्रिएटिव एलिमेंट दिख रहा है, तो वहां पे उसको चूज करो आपको, ठीक है। और एक और चीज है कि ए और बी में ना यूपीएससी कई बार ये करता है कि 3 टॉपिक जो है सिमिलर टाइप के दे देगा, इसमें भी 3 टॉपिक सिमिलर टाइप के दे देगा। तो आपको ये देखना है ए और बी में पहले से ये चूज कर लेना है। कई लोग करते हैं ए को चूज करके लिख देते हैं, फिर बी में देखते हैं यार कि सारे आर्ग्यूमेंट्स तो उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिए ए वाले टॉपिक में, तो बी में लिखने को कुछ बचता नहीं है उनके दिमाग से, क्योंकि ये बायस होती है कि एक चीज हमने 1.5 घंटे सोची तो उसी टाइप की चीजें माइंड में आती जाती हैं। तो आप ये चूज करो कि ये जो ऐसे लिखो आप इनमें ए और बी पार्ट में, वो डिफरेंट टाइप के ऐसे हो, मतलब अलग टॉपिक क्यों। अगर आपने ए में मोटिवेशन वाला ऐसे लिखा है, तो आप दूसरे में मोटिवेशन ऐसे वाला मत लिखो, दूसरे में कोई एक ऐसा टॉपिक चूज करो कि जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे एजुकेशन ले लिया या हेल्थ ले लिया, या जो भी जिस भी टाइप का है, मतलब डिफरेंट टाइप टॉपिक होना चाहिए। उससे क्या होगा कि फ्लो ऑफ आइडियाज जो है ना वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके, मतलब नए आइडियाज आएंगे आपके माइंड में। नहीं तो बी वाले में भी मान लो स्वामी विवेकानंद का कोई ऐसे आ गया, मोटिवेशन में तो आपने लिख दिया, अब स्वामी विवेकानंद वाला ऐसे लिखोगे तो उसमें भी सेम ही आर्गुमेंट आएंगे माइंड में। वो चीज नहीं करनी है आपको, प्रॉपर डिफरेंट टॉपिक ही चूज कर लेना और वो पहले से चूज कर लेना है, ठीक है। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज कैसे करोगे आप? ब्रेन स्टॉर्मिंग जब एक्सरसाइज करोगे तो ये आपको 15 से 20 मिनट करनी है फॉर एवरी ऐसे। तो सबसे पहला जो रूल है ब्रेन स्टॉर्मिंग का, वो रूल ये है कि पेजेस डिवीजन, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब बताएंगे कि टॉपिक में क्या चूज करो ना, पेज कैसे डिवाइड करने हैं आपको, पहली ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है। फिर दूसरी ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है कि सब पहले आपने पेज डिवाइड कर दिए, उसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप जो है डायमेंशंस देखोगे। कई लोग एग्जांपल्स लिखने लगते हैं, नहीं, आपको डायमेंशंस देखनी है कि किन किन डायमेंशन से ये मेरे को ऐसे लिखना है। इसमें पेस्टल एनालिसिस आप करोगे, ठीक है। फिर इसमें आप वो चीज करोगे कि वे मतलब हिस्टोरिकल, फिर मतलब क्रोनोलॉजिकल आर्गुमेंट दोगे, क्रोनोलॉजिकल वाइज करोगे। फिर इसमें स्टेटमेंट वाइज डायरेक्शन मतलब दोगे कि पहले तो प्रॉब्लम है, फिर ये प्रॉब्लम क्यों है, इश्यूज क्या, मतलब किस रीजन क्या है, ठीक है। इसका फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर इसको जो है समाज के पर्सपेक्टिव से कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या वे फॉरवर्ड है, मतलब इस तरीके से। फिर कंक्लूजन, फिर किसी का कोट वगैरह हो, ये सब। तो ये एक ये मतलब डायमेंशन, तो ये सारी डायमेंशन आप देखोगे कि ये ऐसे टॉपिक में जो मैंने चूज किया है, इसको किस तरीके से कितनी डायमेंशन में मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है। फिर डायमेंशंस को डिवाइड करने के बाद आप उसमें जो है पैराग्राफ डिजाइन करोगे कि पहला पैराग्राफ इस डायमेंशन में मेरे को ये लिखना है, मतलब ये आर्गुमेंट देना है, फिर उसमें एग्जांपल देना है। कई लोग क्या करते हैं ना, एग्जांपल से ही पैराग्राफ शुरू करते हैं, नहीं, पहले पैराग्राफ में आपको आर्गुमेंट देना है, फिर उसका उसी पैराग्राफ में आप एग्जांपल दे दो, फिर दूसरे में दूसरा आर्गुमेंट देना है, फिर उसी पैराग्राफ में आप एग्जांपल दे दो, ठीक है। या फिर आप 4-5 आर्गुमेंट एक साथ लिख दो, फिर 4-5 एग्जांपल एक साथ लिख दो। तो वो आपकी अपनी राइटिंग स्टाइल है, वो आपको देखना है कि आप किस तरीके से बेटर मैनेज करते हो, या फिर आप किस तरीके से अपने थॉट्स को जो है गैदर करते हो, उससे उस पर डिपेंड करता है। 15 से 20 मिनट होनी चाहिए। अब टॉपर कैसे करते थे, ये देखो शुभम कुमार की कॉपी है ये। वो ऐसे करते हैं जैसे इन्होंने क्या गवर्नमेंटल, हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब अलग अलग डायमेंशन पहले निकाली। फिर उन डायमेंशंस पे इन्होंने जो है क्या क्या आर्गुमेंट वो दे सकते हैं, वो आर्गुमेंट इन्होंने लिखे। फिर सोशल में इन्होंने अलग से ये 4 आर्गुमेंट लिखे, फिर इंटरनेशनल में इन्होंने अलग से 4 आर्गुमेंट लिखे, फिर एनवायरमेंट में इन्होंने अलग से 4 आर्गुमेंट लिखे। तो इस तरीके से हर डायमेंशन में इन्होंने ना स्प्रेड आउट कर दिया। तो ऐसे स्प्रेड आउट आप मेंस आंसर में भी करते हो, मेंस आंसर में भी तो सेम चीज ही करते हो ना। तो वही चीज ऐसे में करनी है, लेकिन ऐसे में आपको लाइन की बजाय पैराग्राफ लिखने हैं बस, और उसमें हर पैराग्राफ में एक एग्जांपल डालना है। तो ये डायमेंशंस हो गई आपकी। तो पहले अब ये डायमेंशन आपने लिख दी, उसके बाद इनको ना पेजेस में फिट करो कि पहले 2 पेज में मेरे को सोशल डायमेंशन डालनी है, लेट से दूसरे 2 पेज में मेरे को जियोग्राफी वो डालनी है। अगर आपकी जो है ज्यादा डायमेंशन हो रही है, 10 डायमेंशन हो रही है, तो एक पेज में एक डायमेंशन, चलो एक पैराग्राफ में मैं आर्गुमेंट दूंगा 3-4, दूसरे पैराग्राफ में एग्जांपल से जस्टिफाई करूंगा, या फिर 2 पैराग्राफ में 2 आर्गुमेंट 2 एग्जांपल। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। अब इंट्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, कई तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखो। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने 3 चीज बताई थी, हुक,
लिंक, थीसिस और कनेक्टिंग पैराग्राफ। मतलब बॉडी को, इंट्रो को बॉडी से, इंट्रो बॉडी लिंक, और ये हुक थीसिस लिंक, ये चार आपको इंट्रोडक्शन बताए, ठीक है। अब ये जो हुक आपको लेना है, ये हुक में कैसे लेना है, ठीक है। ये लिंक, थीसिस और कनेक्टिंग पैराग्राफ तो आपको सेम रहेंगे हर टॉपिक में, लेकिन ये आप हुक चेंज कर सकते हो। कितने टाइप के हुक होते हैं? पहला तो आपका करंट अफेयर बेस्ड हुक हो गया कि करंट में कोई भी न्यूज चल रही है, उस ऐसे टॉपिक से रिलेटेड डाल दो, ठीक है। उस पे पर्सनैलिटी बेस्ड, आपने किसी पर्सनैलिटी का एग्जांपल है, उस से रिलेटेड डाल दो, कोटेशन आप डाल दो, कोटेशन को एक्सप्लेन कर दो। फिर रिपोर्ट, फैक्ट, इंडाइसिस, मतलब आप फैक्ट्स डाल दो, ठीक है। उससे भी मतलब अटेंशन ग्रैब हो जाएगी उसकी एग्जामिनर की। एनेक्डोट डाल दो, नरेशन, बैकग्राउंड, डेफिनेशन डाल दो, केस स्टडी, तो ये आप देख लेना, ठीक है। और ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसमें इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने ये वसीम अहमद भट्ट का ऐसे है, इन्होंने डाला था करंट अफेयर रिलेटेड, ठीक है। क्या है इसमें? इंडिया वोक अप टू अनदर हॉरिफाइंग रेप स्टोरी, दिस टाइम द विक्टिम इज 19-year-old girl from Hathras was allegedly raped by 4 men of the same area. In the coming days, as the country was watching in horror, the victim died in the hospital. The murder in an undignified manner. जैसे आप ये देखो ना, जैसे मैंने बताया था कि आपको लैंग्वेज में ना थोड़ा फोर्स यूज करनी है, पावर यूज करनी है, तो इन्होंने मतलब कितना पॉइग्नेंट एंड क्रिटिकल ऐसे लिखा है। देखो, इनडिग्निफाइड मैनर, शी, मतलब वर्ड्स ऐसे यूज करे हैं, ऑल्दो सिंपल वर्ड, लेकिन कई लोग बोलेंगे फला ना, इस तरह के आपको फोर्सफुल आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे ऐसे में। She also lost her right to dignified cremation when the police cremated her forcefully. Media was not allowed to meet, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने एक इंसिडेंट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे लिखा है। ऐसे का टॉपिक क्या था? लेजिस्लेटिव मेजर अलोन आर नॉट इनफ टू एंश्योर वुमेन सेफ्टी। फिर कई सारे और हैं, जैसे कि यशिता किशोर ने ये लिखे हैं। इन्होंने क्या करा है, हिस्टोरिकल टाइप का एग्जांपल दिया है और पर्सनैलिटी पे एग्जांपल दिया है। सिद्धार्थ गौतम है, left the comfort of his home to find a meaning of life. He sat under the Bodhi tree where he finally attained enlightenment after years of entering in search of truth. In his sermon, he preached Madhyam Marg on the middle path, thereby avoiding the extremes of best and worst. ठीक है, बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। तो इन्होंने एक बोला कि बुद्धिज्म में मिडिल मार्ग का इस्तेमाल किया गया था, और इन्होंने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पर। तो इन्होंने पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे जैसे सुधा मूर्ति का इन्होंने एग्जाम्पल लिया। सुधा मूर्ति was born as a teacher. She learned early that teaching was not just a vocation, that was noble. तो इस तरीके से आप भी अपना ऐसे लिख सकते हो। आप इसको रीड कर लेना, मैं पीपीटी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। कोटेशन बेस्ड हो गया, कोटेशन डाल दी। इफ ऑल बट वन हैज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही वी मस्ट लिसन फॉर द, जैसे मान लो डेमो, ये इस पे एक और टाइप की आप जो है वो लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी इज नथिंग बट ए टायरनी ऑफ मेजोरिटी, और violent mob which has more population, 50 above 50% population ruling the population which is less। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट अपने आर्गुमेंट्स या फिर कोटेशंस आप इसमें लिख सकते हो। एक्शन विदाउट थॉट इज एम्प्टी, थॉट विदाउट एक्शन इज ब्लाइंड, ठीक है। ये ऐसे है और इन्होंने हिस्टोरिकल टाइप का, उत्कर्ष कुमार है, उन्होंने हिस्टोरिकल टाइप का इसमें इंट्रोडक्शन लिखा है। इन 1930s was a tumultuous horrendous period for the world. Hitler led Germany, ठीक है, kept expanding aggressively, annexing regions, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्पारिंग ए थॉट अबाउट द रिपरकशंस। तो इन्होंने हिस्टोरिकल एक इंसिडेंट लिखा है कि किस तरीके से जो है जर्मनी ने जो है उस जो भी उनके खिलाफ एक्शंस लिए गए थे बाय लीग ऑफ नेशंस, उसको मतलब एज एन वेंजेंस यूज किया। तो इन्होंने वो लिखा है इसमें। तो इस तरीके से आप हिस्टोरिकल एग्जांपल दे सकते हो। फिर मनन अग्रवाल है, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने एक एनेक्डोटल ऐसे वो लिखा है इंट्रोडक्शन। As Manoj looked outside the window, he looked at rain clouds gathering over the village. He was satisfied that he had harvested his standing crop only 2 days ago, diligently following the SMS update from the weather department. ठीक है, तो उसने एक स्टोरी लिखी कि मनोज ने ऐसा किया था। It was only 2 years ago that his daughter had begun his Hindi lessons and now he could
even complete with Pradhan ji in his Hindi proficiency. Manoj exemplifies how literacy is a bridge from misery to hope. तो किस तरीके से लिटरेसी मनोज ने यूज करी, तो एक एनेक्डोट देके इन्होंने लिखा है। ऐसे ही आप कई सारे लिख सकते हो, ये मैंने पीपीटी शेयर कर दी है, आप देख लेना टेलीग्राम ग्रुप पे। अब जो स्मूथ ट्रांजिशन है वो किस तरीके से करनी है। ट्रांजिशन मतलब कि जो इंट्रो है, जो 4th पैराग्राफ मैंने बताया था कि इंट्रो को बॉडी से लिंक कैसे करना है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें ये बताया था कि बॉडी में जो भी आप लिखोगे उसको आपको थोड़ी से समराइज कर देना है पहले ही। जैसे इन दिस ऐसे वी विल फर्दर एनालाइज हाउ स्ट्राइविंग टू बी बेस्ट कैन हेल्प sometimes backfire, how in long term there is always equilibrium, and how a balanced approach can bring us more reward than pursuing extremes। तो इस तरीके से उसने बोला है कि स्ट्रक्चर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन दिस ऐसे वी विल अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये अब कई टॉपर्स ने क्या लिखा है कि पहले हुक डाला है, उसके बाद डायरेक्ट इस तरह का लिख दिया ना। हुक के बाद आपको जो 2 पैराग्राफ मैंने बताए थे वो ट्राई करो ऐड करने की। पहले हुक को जो है ऐसे टॉपिक से लिंक करो सेकंड पैराग्राफ में, फिर थर्ड पैराग्राफ में आप थीसिस दो, या फिर इन सेकंड थर्ड को मर्ज करके एक पैराग्राफ भी बना सकते हो। फिर ये थर्ड पैराग्राफ है या 4th पैराग्राफ है इंट्रो का, ये इंट्रो का लास्ट पैराग्राफ है। इस तरह का पैराग्राफ इंट्रो का लास्ट है, ठीक है। जैसे इन्होंने भी लिखा है इन दिस ऐसे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, व्हाई इट इज to tell people what they don't want to hear, incident when the liberty has changed societies and sometimes the whole world। तो इस ऐसे में आपको क्या जानने को मिलेगा, बेसिकली ये चीज हर टॉपर लिखता है, ये 3rd या 4th टाइप का हमारा पैराग्राफ है। अब बॉडी में किस तरीके से आप डायमेंशंस लिखोगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वापस से देख लो कि वैसे तो सेक्टोरल डायमेंशंस हैं, सोशल पॉलिटिकल दिस दैट, फिर टेम्पोरल डायमेंशन एंशिएंट मेडिवल दिस दैट, ठीक है। फिर वही प्रोस्पेक्ट सक्सेस इश्यूज चैलेंजेस, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, ये आप डाल सकते हो, ठीक है। और व्हाट यू थिंक शुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वो आप डाल सकते हो कि कोर्स ऑफ एक्शन। देखो वे फॉरवर्ड में ये होता है क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। कोर्स ऑफ एक्शन होता है हाउ इट इज टू बी डन, डिफरेंस है, एक मत समझो इन दोनों को, ठीक है। तो ये आपको देखना है। फिर जो डायमेंशन है कि इंडिविजुअल से लेके फिर फैमिली, फिर सोसाइटी, कम्युनिटी, नेशन, ग्लोब, ठीक है। इस तरह का आप जो है लिख सकते हो। ये भी एक तरीके से आप बॉडी बना सकते हो ऐसे उसकी, ऐसे की। फिर कास्ट, जेंडर, क्लास, ये डायमेंशन होगी वैसे रिलीजन अगर सोसाइटी टाइप का है। ऐसे ही एआई का हो गया तो उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजिकल 4-5 डायमेंशन है वो सारी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कोई टेक्नोलॉजी ऐसे आगे जबरदस्ती आपको सोसाइटी उसमें घुसेड़नी है दोपहर ना। पहले टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन पूरी करो, मतलब उसकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज वाली जो भी डायमेंशंस हैं वो ऐड करो। उसके बाद अगर आप उसको एक्सप्लोर करना है आपको पॉलिटिकल एनवायरमेंटल में, वो लास्ट में करना आप। कि जैसे अगर मान लो किसी भी टेक्नोलॉजी का है, मान लो कि ब्लॉकचेन का आप ऐसे लिख रहे हो, अब ब्लॉकचेन में आप ये तो नहीं करोगे कि दो पेज में आप सोसाइटी डिस्कस करोगे, 2 पेज में एनवायरमेंट डिस्कस ना। ब्लॉकचेन में आपको अगर 10 पेजेस मिले हैं बॉडी के, तो इसमें आपको 5 से 6 पेज सिर्फ ब्लॉकचेन पे लिखना है, मतलब उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे ही लिखना है। उसके बाद जो 4-5 पेज बचे हैं उसमें आप उसकी डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसका यूटिलाइजेशन सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, और एनवायरमेंट के लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, इकोनॉमी के लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, वो आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं कोई ऐसे लेके उसको पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, वो एक नेक्स्ट लेक्चर देंगे कि जिसमें प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कैसे कैसे डायमेंशंस को उसमें कवर किया जा सकता है वो बताएंगे। जैसे कि ये डायमेंशंस इन्होंने ऐड करी कि इन पॉलिटिकल स्फेयर ये हुआ है, फिर इन इकोनॉमिक स्फेयर ये हुआ है, फिर इन सोशल स्फेयर ये हुआ है, फिर इन टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ये हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड करी है। एट पॉलिटिकल लेवल ये हुआ है, सोशल लेवल ये हुआ है, इकोनॉमिक लेवल ये हुआ है, हिस्टोरिकल लेवल ये हुआ है, एनवायरमेंटल लेवल ये हुआ है। तो इन्होंने बॉक्स भी किया है कि मैंने देखो सर डायमेंशन कवर करती है। अब उसने वो ऐसे का जो जो चेक कर रहा है वो हिस्टोरिकल देखेगा, हो सकता है वो पढ़े भी ना, उसने देखा अच्छी राइटिंग है, एक दो पढ़े उसने, उसने लिखा कि हाँ इसका जो है लेवल अच्छा है लड़की का, ठीक है। तो हो सकता है आगे के रीड भी ना करे, वो ऐसे ही निकाल दे, नंबर दे देगा वो, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने एग्जैक्टली पहले ही क्लियर कर दिया, मतलब वो दिख रहा है उसने लिखा क्या है, ठीक है। और जो भी पढ़ने वाली चीज है उसको अंडरलाइन कर दिया है,
अब यह कैन बी ड्रॉ डायग्राम्स फ्लो चार्ट इन आर ऐसे, देखो एक दो हो जाए ठीक है, ज्यादा नहीं। मेक यूज ऑफ हेडिंग्स, यस बिल्कुल कर सकते हो। शेल बी अंडरलाइन, यस। ओवर अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन मेन जो आपका वर्ड है या मेन पॉइंट जो है, ठीक है, या फिर मेन आर्गुमेंट का जो क्रक्स है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। डेटा फिगर्स, यस यूज कर सकते हो, बट डू नॉट ओवर डू इट। ऐसा नहीं है कि आप हर पैराग्राफ में जो है चार चार पांच डेटा ना, मतलब एक पैराग्राफ में अगर एक डेटा भी यूज कर रहे हो या फिर जो है एक पेज में एक डेटा भी यूज कर रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, पैराग्राफ पॉइंट फॉर्मेट में भाई पैरा में लिखना है, पैरा ही पॉइंट है, पैराग्राफ ही पॉइंट है। ठीक है, अब डायग्राम इस तरीके के फ्लो चार्ट ना, इस तरीके के डायग्राम जैसे ये ना, ये गलत है। ठीक है, ओवर क्रिएटिव नहीं होना है। अब आपको जैसे कुजनेस कर्व है या फिर आपको जो है इकोनॉमी की जो विशुअस साइकिल वर्चुअस साइकिल दिखानी है, उस तरह के जैसे मैंने बताया था कि सोशल एनवायरमेंटल पॉलिटिकल करके और बीच में सस्टेनेबिलिटी आप डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके के डायग्राम आप यूज कर सकते हो जो कि इलस्ट्रेटिव है, ओवरली फ्लो चार्ट नहीं करना है। अब हेडिंग्स किस तरीके से आप डालोगे, ये देखो कि कई सारे टॉपर्स ने हेडिंग्स डाली थी कि ये टॉपिक है इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जो आपने सब पार्ट्स डिवाइड किए हैं कि इन चार मेजर मेजर इसमें मैं डिवाइड करूंगा और उन चार के अंदर मैं पेस्टल एनालिसिस डालने की कोशिश करूंगा। तो इन्होंने क्या डाला है, जैसे डेमोक्रेसी ओरिजिन एंड एसेंस, तो इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिए ये डाला है। फिर डेमोक्रेसी वर्जन्स एंड इंटरप्रिटेशन, इन्होंने जो कंटेम्प्रेरी में अभी आजकल डेमोक्रेसी की कई सारी थ्योरीज हैं कि कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है, वो यहाँ पे डाली है कि मोनार्कियल डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, फिर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो वो सब इन्होंने डाला होगा यहाँ पर। फिर इंफॉर्मेशन द फ्लिप साइड कि डेमोक्रेसी के नेगेटिव्स क्या हैं, क्या इश्यूज हैं डेमोक्रेसी में, तो इन्होंने यहाँ पे प्लाटो वगैरह की जो भी क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी के हिस्टोरिकल से लेके आज तक जो भी क्रिटिसिज्म्स हैं वो सारे यहाँ पे डाले होंगे। ठीक है, फिर डेटा इज अ न्यू ऑयल, हाउ डेटा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन द डेमोक्रेसी, तो इन्होंने यहाँ पे डाला है। तो ये इंफॉर्मेशन का भी इन्होंने यूटिलाइज बताया यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो मैंने इनका ऐसे पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जस्ट बाय द हेडिंग आई कैन इंटरप्रेट व्हाट ही माइट हैव रिटन, तो दैट इज व्हाई हेडिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप नया ऐसे लिख रहे हो तो हेडिंग के साथ लिखो। ठीक है, फिर इस तरीके से हेडिंग डाली है इन्होंने, द फ्लेम दैट बर्न्स ट्वाइस एज ब्राइट बर्न्स हाफ एज लॉन्ग, कि अंडरस्टैंडिंग फ्लेम्स एंड ब्राइटनेस, बर्न ब्राइटली एक्सटिंग्विश क्विकली, फिर इज बर्निंग ब्राइट ऑलवेज बैड। ठीक है, फिर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी बर्निंग ब्राइटली और बर्निंग सस्टेनेबली। ठीक है, बैलेंसिंग द ग्लोबल फ्लेम ब्राइट बट सस्टेनेबल, तो इन्होंने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव यहाँ पे लाया, इन्होंने सोसाइटल पर्सपेक्टिव यहाँ पे लाया। ठीक है, इन्होंने जो मतलब ओवर अचीवमेंट है, ठीक है, कि ब्राइट ऑलवेज बैड। ठीक है, कि पहले तो इसमें इसके नेगेटिव्स दिखा दिए, प्रोज दिखा दिए, फिर इसमें फिर बाद में प्रोज दिखा दिए, पहले नेगेटिव फिर प्रोज दिखा दिए, फिर इसको सोसाइटी पर्सपेक्टिव में लेके आए कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में इन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक आर्गुमेंट जो भी एनवायरमेंटल आर्गुमेंट भी दिए होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे इन्होंने डिस्कस किया है कि हाउ द वर्ल्ड शुड ट्रेड फॉरवर्ड। ठीक है, और पहले इन्होंने बताया था व्हाट इज इट, मतलब ऐसे का जो टॉपिक है उसी को बहुत अच्छे से डिफरेंट डायमेंशंस में एक्सप्लेन किया है। तो इनसे भी पता लग रहा है कि इन्होंने किस तरह का ऐसे यहाँ पर लिखा होगा। अब कनेक्टर्स हमें यूज करने चाहिए, इसमें क्या क्या कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हो, कि जैसे आप एक क्रोनोलॉजी लिख रहे हो, मतलब चार आपके आर्गुमेंट हैं, तो फर्स्टली सेकंडली थर्डली फोर्थली आप लिख सकते हो। ठीक है, आप ईदर और करके लिख सकते हो, ईदर और करके लिख सकते हो। ठीक है, आप हार्डली देन करके लिख सकते हो, हार्डली इट इज ट्रू देन बट, मतलब इसमें जब हार्डली देन करके लिखोगे तो एक फोर्सफुल आर्गुमेंट आपका आएगा, एक एक्सप्रेशन एक थोड़ी अच्छी मिलेगी। दीज आर सिंपल एक्सप्रेशन एंड सिंपल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो रिवार्डेड बाई यूपीएससी, बट यू कैन बी लिटिल बिट मोर क्रिएटिव। ठीक है, फिर फॉर्मल लेटर कर सकते हो, फॉर्मली इट वाज डन, लेटर इट वाज डन। ठीक है, देन फर्दर मोर इट वाज डन। ठीक है, मोर लेटर के पहले मोर ओवर डाल दो, मोर ओवर, फर्दर मोर। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड लिख सकते हो। हाँ, ये इन्होंने लिखा है फर्दर, फर्दर मोर, इन एडिशन। ठीक है, तो मतलब अगर आपको और एक और आर्गुमेंट दिमाग में आ गया और आपने सारे एग्जॉस्ट कर लिए अपने, ठीक है, मोर ओवर भी एग्जॉस्ट कर लिया, फर्दर मोर भी एग्जॉस्ट कर लिया, इन एडिशन डाल दो। ठीक है,
अब अंडरलाइन किस तरीके से करना है कि जैसे 15 सेंचुरी हो गया, फिर या फिर किसी ऑथर का नाम हो गया, या फिर किसी बुक का नाम हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंसिडेंट हो गया, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, ठीक है, या फिर कोई कोट हो गया जैसे सर्वधर्म संभाव हो गया, या फिर कोई कीवर्ड हो गया जैसे कंपैशनेट वर्ल्ड व्यू हो गया, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम। तो इस तरीके के कोटेशन या फिर कुछ ब्यूटीफुल वर्ड्स या फिर कुछ बुक का नाम या फिर कुछ ऑथर का नाम या फिर कोई डेटा फैक्ट आप यूज कर रहे हो तो उन्हीं को अंडरलाइन करना है, फालतू की लाइन को अंडरलाइन नहीं करना है। कंक्लूजन में मैंने आपको बताया था 3 चीज होती हैं। पहले समरी लिखोगे आप कि आपने बॉडी में क्या क्या डिस्कस किया, फिर आप उसमें जो है थीसिस को प्रूव करोगे, थीसिस एक्सप्लेनेशन कि जो आपका पॉइंट था इन इंट्रोडक्शन उसको फिर आप जस्टिफाई करोगे कि किस तरीके से मैंने बॉडी में प्रूव किया थीसिस को, फिर लास्ट में पोइम वगैरह कुछ लिखोगे, ठीक है। अब इसमें कई लोग जो है कंक्लूजन को पूरा समरी बना देते हैं, कई लोग जो है फिलोसॉफिकल ही बना देते हैं। तो मेरे हिसाब से तीनों चीजें होनी चाहिए, लेकिन आपको ये सब चीजें भी लर्न होनी चाहिए कि अगर मान लो कि आपका थोड़ा मिसमैनेज हो गया और लास्ट तक आ गया तो आप इन तरीके के कंक्लूजन से भी आप एंड कर सकते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे किया टॉपर्स ने। जैसे ये कोटेज वो पोइम वाला ऐसे पोइम वाला कंक्लूजन दिया इन्होंने, इन द वर्ड ऑफ मार्टिन लूथर किंग, इफ यू कैंट फ्लाई रन, इफ यू कैंट रन वॉक, दिस दैट। तो इन्होंने दस द आइडिया ऑफ बेस्ट मस्ट नॉट डिटर इट फ्रॉम गिविंग आवर बेस्ट, इंक्रीमेंटल एंड कंसिस्टेंट गुड इज ऑफन बेटर देन द बेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने अपना ये लिख दिया है, ठीक है, एक थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव कर दिया है इस कोटेशन के साथ। इस कोटेशन के साथ उन्होंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव कर दी है। ये पर्सनैलिटी बेस्ड इन्होंने लिखा है, इन्होंने लूप बनाया है, तो जो वो इन्होंने पर्सनैलिटी यहाँ यूज करी है ना, ये लूप इन्होंने इंट्रो में भी इस तरह की पर्सनैलिटी यूज करी हुई। देखो लूप का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने कोई एनेक्डोट लिया, जैसे मनोज का एनेक्डोट एक टॉपर ने लिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे लिटरेसी उन्होंने करी। तो कंक्लूजन में भी ना लास्ट का जो पैराग्राफ है उन्होंने मनोज की स्टोरी से ही एंड किया कि हाउ मनोज एंड अप हेयर, ठीक है, मनोज की स्टोरी से ही उन्होंने एंड कर दिया यहाँ पर। तो ये लूप उन्होंने बनाया कि व्हाट कम्स अराउंड व्हाट गोज अराउंड, कि जो इंट्रोडक्शन में जिस पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया है उसी पर्सनैलिटी से इन्होंने एंड किया है कि रिपोर्टर वंस फेमसली सेड इंदिरा गांधी अगेंस्ट इन 1975 emergency, she remarked, we managed to alleviate all scholars of society in one single stroke। क्या लिखा है पता नहीं, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, elevate all sections of society in single stroke, the acknowledgement of error in retrospectively while denying dissent in democracy during emergency demonstrate what absence of this safety valve can do to democracy। तो उन्होंने डेमोक्रेसी पे सेफ्टी पे लिखा है यहाँ पर, ये देखो। फिर उन्होंने ये पोइम बेस्ड कंक्लूजन लिखा है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर वर्ड्स कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। तो इस तरह की 3-4 पोइम आप लिख लो, वैसे तो ये बहुत कॉमन पोइम्स हैं, आप अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग पोइम्स बना सकते हो। देखो 4-5 मेजर मेजर टॉपिक्स हैं, एक तो डेमोक्रेसी वाला टॉपिक हो गया, डेमोक्रेसी पॉलिटी, इस तरह के टॉपिक में आप एक पोइम बना लो। फिर एक मोटिवेशन वाला ऐसे हो गया, मोटिवेशन वाला आता ही आता है, पर्सनल डेवलपमेंट मोटिवेशन, इसमें आप 1-2 पोइम आप अपनी डिजाइन कर लो। फिर एक ये आ गया कि सोसाइटल पर्सपेक्टिव में आ गया, इसमें आप एक पोइम डिसाइड कर लो कि ये पोइम होनी चाहिए, ठीक है। तो 4-5 पोइम आप कर, एक आ गया आपको टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी के लिए आप कोई पोइम देख सकते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए आप एक पोइम दे सकते हो, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, उसके लिए एक पोइम हो गई। तो आपने 4-6-7 पोइम प्रिपेयर करनी है, 5-6 पोइम प्रिपेयर करनी है, इन्हीं में से कोई ना कोई ठूस देनी है बस। ऐसा मत करना कि मोटिवेशन के लिए आप जो है 4 पोइम कर लेना, 1-2 पोइम करना जो कि आपको लगभग हर ऐसे टाइप के टॉपिक में फिट हो जाए। इस तरह से आप पोइम कर सकते हो। अब आपको ये पोइम देख के लगेगा, या फिर कई लोग कई टॉपर्स जो है बहुत अच्छी अच्छी पोइम्स लिखते हैं, ये तो फिर भी काफी कॉमन है, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या ही लिख दिया, ये तो मैं कैसे, ना, उन्होंने ऐसे ही किया है कि हर टॉपिक पे मतलब 6-7 उन्होंने टॉपिक पकड़े और हर टॉपिक पे उन्होंने एक पोइम बनाई, मतलब बनाई या फिर कहीं से ली और उसको रट लिया उसके ऑथर के साथ कि ये ऑथर ने ये पोइम दी थी, बस। अब 6-7 पोइम रटने में आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह शाम तक पढ़ रहे हो, 6-7 पोइम को आप
10 बार भी रीड करोगे अपनी चिट पे लिख के तो रट जाएगी, और इतना ही करना है बस, ज्यादा नहीं करना है। फिर साइक्लिकल अप्रोच जैसे मैंने बताई थी, जैसे सुधा मूर्ति का उन्होंने एग्जांपल दिया था इंट्रो में, तो उन्होंने कंक्लूजन में भी सुधा मूर्ति से एंड किया है, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन था, सुधा मूर्ति वाज बोर्न टू ए टीचर, शी लर्नड दिस दैट फला ठीक। फिर कंक्लूजन में भी उन्होंने यही किया, दैट कैन हेल्प अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अदर एंड कोर्स ऑफ लाइफ, दिस कैन हेल्प बिकमिंग कर्म योगी लाइक सुधा मूर्ति, मतलब सुधा मूर्ति को वापस से कंक्लूजन में इन्होंने ऐड किया है। तो साइक्लिकल अप्रोच जो मैंने बताई थी वही है। Philosophical conclusion that walking fast is easy and walking alone is convenient, but great things takes time and great thing requires the participation of all. Walking together and building consensus is an arduous task. Sabka Vikas does not hold any meaning until we also have Sabka Saath. Hence, to walk far, we must walk together. Hence, to walk far, we must. तो ये philosophical कितना beautiful इन्होंने conclusion लिखा है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो यार इतनी तकड़ी लाइन लिख दी है, तो मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूं। देखो, आप 4-5 ऐसे लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक माइंड चलने लग जाता है। ये बंदा क्रिएटिव था, हाँ था, लेकिन इसने मेहनत करके क्रिएटिव बना, ये पैदा तो क्रिएटिव नहीं हुआ है ना। तो आप 4-5 ऐसे लिखोगे तो इस तरह की ब्यूटीफुल लाइंस अगर आप कई अच्छे ऐसे रीड करोगे ना, इस तरह की ब्यूटीफुल लाइंस आपके माइंड में भी आने लग जाएंगी। अब ये जो इसने लिखा है, हेंस टू वॉक फार वी मस्ट वॉक टुगेदर, ये एक कोटेशन है। मैं आपको बताता हूँ इसने कैसे ब्रेक किया होगा। ये कोटेशन है। अब ये कोटेशन उसने कहीं से रट ली होगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कोटेशंस हैं, आप रट सकते हो। अब उस कोटेशन के बेसिस पे इसने पूरा ये पैराग्राफ डिजाइन किया होगा। तो इसने कॉन्ट्रास्ट लिया, देखो, हेंस टू वॉक फार वी मस्ट वॉक टुगेदर, इसका क्या अपोजिट है? अपोजिट है वॉकिंग फास्ट इज इजी एंड वॉकिंग अलोन इज कन्वीनियंट। तो उसने ये चीज लाइन डिजाइन करी और फिर उसका कॉन्ट्रास्ट दिखा के लास्ट में कोटेशन ऐड कर दी। इसने ये किया है, और इट इज नॉट ए बिग डील, आप भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा ट्रिक सीख गए तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई भी कर सकते हो इन डिफरेंट कोटेशन। आपने कोई भी कोटेशन ऐड करी, कोई भी कोटेशन आप देख लो जो कि अच्छी है, उसका आप अपोजिट देख लो। अब आप अपोजिट को लिख दो, फिर आप अपने एग्जांपल्स या फिर जो ऐसे में आपने बॉडी लिखी है उसका सबूत देके आप कोटेशन लिख दो बाद में। तो ये ट्रिक इन्होंने अप्लाई करी है। फिर समरी बेस्ड कंक्लूजन, ये सबसे बकवास टाइप के कंक्लूजन रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरह के ले सकते हो। वी नीड टू लुक एट क्रिप्टो पॉजिटिवली एंड एट द सेम टाइम एजुकेट दिस दैट। तो इन्होंने ऑलरेडी बॉडी में ये सब चीजें लिख रखी है, उन्होंने बेसिकली समरी लिख दी है, लेकिन इसके बाद 2 पैराग्राफ ऐड करने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपके पास अगर स्पेस नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते। कुछ समरी बेस्ड कंक्लूजन अच्छे भी होते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी एज ए पोटेंशियल टू ट्रूली रेवोल्यूशनराइज आवर फाइनेंशियल ऑर्डर that has still many issues with respect to accessibility and inclusivity, ठीक है। Klaus Schwab, the founder of World Economic Forum, argued the success tomorrow depends on how we treat innovative ideas today। तो उन्होंने समरी भी लिखी है और उन्होंने कोटेशन भी दिया और उसको लिंक भी कर दिया है। इस तरह के भी कंक्लूजन माने जाते हैं। अवॉइड क्या करना चाहिए? टॉपिक से अवे नहीं होना है। ये मेरी गलती थी कि टॉपिक में समझा ही नहीं था, कुछ अलग लिख दिया था, इस वजह से मेरे लास्ट अटेम्प्ट में 90 नंबर आए, नहीं सिलेक्शन मेरा हो जाता। सिर्फ ऐसे की वजह से रुका था मैं, और कोई रीजन नहीं था रुकने का। वहां पे टॉपिक से डेविएट नहीं होना है, और टॉपिक को पहले समझना है कि टॉपिक ही गलत समझ लिया तो डेविएट नहीं भी हुए तो, लेकिन फिर भी अलग ही हो गया ना ऐसे। तो टॉपिक आपको देखना है, उस पर थोड़ा टाइम देना है, वो कहना क्या चाह रहा है। इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, अगर मैं हिंदी में भी उस ऐसे टॉपिक को पढ़ लेता एक बार तो भी एक बार को मेरे को समझ में आ जाता वो, लेकिन इतना वो ना उस टाइम पे माइंड कैसे काम कर रहा है, कौन सर पे बैठ जाता पता नहीं लगता। तो मैंने हिंदी वाला भी नहीं पढ़ा था, और मैंने उसी टाइप का ऐसे में जो मैंने सोचा था प्रिपेयर करके आया था मैं, मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था। तो मैं देखते ही ऐसे टॉपिक को खुश हो गया कि यार ये तो मेरा प्रिपेयर्ड है, वो लिख दिया। लेकिन क्या हुआ कि जो मैंने प्रिपेयर किया था वो टॉपिक वो नहीं था जिसका ऐसे लिखना था मेरे को, थोड़ा अलग था। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। इंग्लिश का पढ़ो, हिंदी का पढ़ो, प्रॉपर समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद लिखो, ठीक है। कोट्स रॉन्ग पीपल को एट्रीब्यूट नहीं करने हैं, ये बहुत ज्यादा है। अगर आपको नहीं पता है कि उसने ऑथर ने क्या लिखा तो कोट लिख के छोड़ दो, उसका नाम मत लिखो, कोई बात नहीं। और अगर आपको लिखना ही है तो एनोनिमस करके लिख दो, और समवन सेड,
एज समवन सेड, एज ए ग्रेट पर्सनैलिटी सेड, इस तरीके से लिख के छोड़ दो। जरूरी नहीं कि आपने जो है 20 कोट याद करें तो 20 किसने लिखे हैं वो याद करने, नहीं, आप कोट याद करके छोड़ दो, कोट लिखो, क्या दिक्कत है, कोई पूछता नहीं है कि आपको लिखना ही है ऑथर। लेकिन अगर आप कंक्लूजन में या फिर आप जो है इंट्रो में लिख रहे हो तो उसमें कोट करना चाहिए, ठीक है। या फिर आपने इंट्रो में लिखा, आपको भूल गए उस टाइम पे, आपने कोट लिख दिया लेकिन भूल गए कि किसने लिखा था। अब एनोनिमस लिखोगे तो अजीब सा लगता है, आप लिख दो ग्रेट मैन, खत्म, टेंशन ही नहीं है। फिर फेल टू एड्रेस, वही ये तो ऐसे क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसी को एड्रेस नहीं किया, इधर उधर भाग गए हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन की तरह नहीं लिखना है, आई, मी, वी, इस तरीके के वर्ड कम यूज करने हैं, मतलब खुद के ईगो नहीं लेके आनी है, मतलब फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना है। अंडरलाइन जबरदस्ती का ज्यादा नहीं करना है, वो तो बता ही चुका हूं। टू लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, एक पैराग्राफ है, मतलब एक पेज है, उसमें 3 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ तक 3 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा छोटे भी नहीं ज्यादा बड़े भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मतलब सिर्फ मतलब एक पैराग्राफ में मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही पैराग्राफ लिख दिया, ये भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, मत करो, ठीक है। टू पर्सनल नहीं होना है, पॉलिटिशियन किसी का नाम नहीं लेना है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेना है अननेसेसरीली। हाँ, उसके लिए कह सकते हो जैसे मीडिया वाला आया तो आप ये लिख सकते हो कि एज एन एग्जाम्पल के दिस टाइप ऑफ मीडिया चैनल सपोर्ट दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, दिस टाइप ऑफ मीडिया चैनल सपोर्ट दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, आप ले सकते हो। अजीत अंजुम है, ठीक है, रवीश कुमार है, ये जो है लेफ्टिस्ट हैं, तो आप ये लिख सकते हो दीज बिलोंग टू द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कि राइटिस्ट हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट का आप नाम ले सकते हो, जैसे सुशांत सिन्हा हो गए, वो राइटिस्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके राइट टिल्ट, तो इस तरीके के आप एग्जांपल लिख सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते हो, लेकिन पर्सनल नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बीजेपी का सपोर्टर है और उसको जो है क्रिटिसाइज कर दिया ना। डू नॉट गो ओवरबोर्ड सिंगल डायमेंशन, जैसे एक वो तो स्ट्रक्चर का पार्ट है कि एक डायमेंशन जो है आपने 3 पेज की लिख दी, एक डायमेंशन जो है 1 पेज में घुसाड़ दी, वो नहीं करना है, वो मैं स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। डू नॉट सेलेक्ट टॉपिक्स यू आर नॉट कंफर्टेबल राइटिंग व्हाइल प्रैक्टिसिंग, ठीक है। कोई टॉपिक है आप कंफर्टेबल नहीं हो लेकिन आपने रट लिया है, वो फिर भी राइट मत करो, ठीक है। आपने नॉलेज उसकी रट ली है, वो टॉपिक को रट लिया है, क्योंकि आप उसमें क्रिएटिव नहीं हो सकते, कि अगर जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट कम है, आपने रटा है, वो क्रिएटिव नहीं हो पाओगे, एक्सट्रीम्स को वॉयलेट करो, ठीक है। इनफॉर्मल लैंग्वेज का कम से कम यूज, कोलोकियम्स का कम से कम यूज करना, ओवर यूज रिटोरिकल क्वेश्चंस, देखो रिटोरिक्स मैंने बताई थी कि यूज करनी है, लेकिन ओवर रिटोरिक नहीं होना है। ओवर रिटोरिक मतलब कि हम तो बेस्ट ने जी, इंडिया जो है सबसे बेस्ट है, वो भी नहीं करना है, ठीक है। या फिर हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। या फिर किसी भी पर्सनैलिटी को दे दिया कि इससे बढ़िया तो पर्सनैलिटी कोई है ही नहीं दुनिया में, तो ये हो गया ओवर रिटोरिक की ओवर एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट्स। ओवर नहीं करना है, एग्जैजरेशन करना है लेकिन ओवर नहीं करना है। कोट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग देम, ठीक है, कि मतलब कोई कंटेक्स्ट चल रहा है, आपने कुछ और कोट डाल देना, कंटेक्स्ट से रेलेवेंट डालना है। और ये भी होता है कि जब भी आप एग्जाम लिखते हो, ठीक है, तो ये होता है कि जैसे 3 घंटे मिले हैं, तो एक पहला ऐसे कंप्लीट करने में ही 2 घंटे हो जाते हैं, आपने आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्म किया, फिर जो है 1.5 घंटा लिखा सोच सोच के, तो लास्ट में 1 घंटा बचता है। तो नहीं, आपको प्रॉपरली टाइम लगा के 1.5 घंटे में पहला ऐसे खत्म कर लेना है किसी भी हालत में, और ट्राई करो कि और जल्दी हो जाए, क्योंकि पहला ऐसे है तो आपके दिमाग में माइंड फ्रेश है, आपका नई एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी ड्रेन भी नहीं हुई है, तो आप उसको जल्दी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें करनी है। तो ये ऐसे राइटिंग का ऐसे था सेशन था। इसमें नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे उसमें पूरा एक ऐसे फिलोसॉफिकल ऐसे और एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऐसे पूरा स्ट्रक्चर करके बताऊंगा, ब्रेनस्टॉर्म करके बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।